बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। के होम स्कूल क्या, क्यों और कैसे के दूसरे सेशन में खुश आमदीद। और अल्लाह से इस दुआ के साथ हम इब्तिदा करते हैं कि अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ, हमारे इल्म का जो है वो जरिया बनाए, वो अमल मुतकब्बला, और ऐसा अमल उसके बाद हमें नसीब हो जो अल्लाह के यहाँ मकबूल हो। तो जनाब, हमने बड़े अज़्म के साथ जो है इस और बड़े एक मुसम्मम इरादे के साथ इन सेशंस का आगाज़ किया है कि हम जहाँ खुद सीखने के प्रोसेस में हैं, वहाँ पर हम अपने साथ अपनी तमाम बहनों, अपने साथियों की रहनुमाई तो नहीं शायद कहना चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए कि हम मिल बैठकर कुछ ना कुछ आगही एक दूसरे को इस्तिफ़ादा करें, एक दूसरे के तजर्बात से, ताकि जो है हम इस होम स्कूलिंग के सफ़र पे, देखिए कोई भी सफ़र हो, सफ़र कठिन होता है। तो होम स्कूलिंग का सफ़र, ज़ाहिर है इस सफ़र की अपनी अ, कठिन मंज़िलें हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद से हम आसान कर सकते हैं। इब्तिदा मैं करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम की चंद आयात से, ताकि अ, हमारे ज़हन में जो मकसूद है वो वाज़ेह हो कि क्या है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب। कहो, क्या वो लोग जो इल्म रखते हैं और वो जो इल्म नहीं रखते बराबर हो सकते हैं? नसीहत तो अक्ल वाले ही हासिल करते हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 286। रब्बना ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ऐ हमारे रब, हम पर वो बोझ न डाल जिसे उठाने की हम में ताकत ना हो, और हमें माफ कर दे और हमें बख्श दे और हम पर रहम फरमा। तू ही हमारा मददगार है, बस हमारे काफिरों के मुकाबले में हमें नुसरत अता कर। सेशन का आगाज इन आयात से करने का मकसद ये है कि मैं और आप जान लें कि अल्लाह ने जहां हमें इक़रा पढ़ने का हुक्म दिया है और बता दिया कि अल्लम बिल कलम, कलम हमारा साथी और हथियार रहेगा, वहां पर यह भी बता दिया इल्म क्या है। तो इसी आज हमारा पूरा जो मौजू है कि दुरुस्त निसाब और वसाइल का इंतखाब, इस पूरे होम स्कूलिंग सफर में एक बड़ी बुनियादी कड़ी है, और उसको किस तरह हमने लेकर चलना है। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस का इजाफा करके मैं बात आगे चलाऊंगी कि मैं युरिदिल्लाह बिही खैरन यफ़क़हु यफ़क़िहुहु फ़िद्दीन, कि जिसके साथ अल्लाह भलाई का इरादा कर ले, उसे दीन की समझ दे देता है। तो अगर आप यहीं पर हमने अपना ये तवाज़ुन, अपना ये ज़हन का वो जो एक समझे कि बुनियादी नुक्ता है, और ज़हन का जो बिल्कुल वो जो पिन पॉइंट है, वो यहाँ ही से दुरुस्त ना किया, तो जनाब मेरे और आपके लिए इस सफ़र में, क्या हर सफ़र में बहुत मुश्किलें होंगी। तो ज़हन में वाज़ेह रखिए कि हमने इल्म तक पहुँचना है, और इल्म तक का सफ़र, ये मारिफत, ये खशियत, ये अल्लाह की रज़ा, ये इस तरह मिलनी है, ये मकसूद मेरे और आपके ज़हन से होम स्कूलिंग करते हुए कभी भी महव ना हो। वरना मैं और आप कई दफ़ा भटकेंगे और भटक के फिर उसी घन चक्कर में फँस जाएँगे, जो कि स्कूल्स में भी चल रहा है, एजुकेशनल सिस्टम में भी चल रहा है, और जितने भी आप समझ लें सिलसिले हैं, उन सब में ये है चक्कर कि हम या नंबर की दौड़ में हैं, या फेम की दौड़ में हैं,
या कुछ कमा लेने की दौड़ में है। तो इन सब दौड़ों से मावरा अगर मैंने और आपने होम स्कूलिंग ना की तो हमारा मकसूद फौत हो जाएगा। तो ये मकसूद जो है जनाब क्या है, और ये इंसान के ये शऊरी और लाशऊरी सफर किस तरह चलता है, और आया जिस तरह हम बहसीत वालिदैन सोचते हैं कि हमारे, अगर हमने शऊरी कोशिश ना की, कॉन्शियस पेरेंटिंग ना की, तो मसला हो जाएगा। पेरेंट तो हम सभी होते हैं इसी तरह, होम स्कूलर या होम स्कूलिंग के सफर में तो हम सब शामिल हैं। लेकिन अगर मैंने और आपने इसमें शऊरी हिस्सा ना लिया तो वो किस तरह मुश्किल पैदा करेगा। इसके लिए मैं अपनी बहुत ही अजीज कंडक्टर, हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं, रहमा तारिक साहिबा, उनको मैं दावत दूंगी कि वो ये बताएं, हमें वाजे करें कि आया होम स्कूलिंग में भी कोई शऊर या गैर शऊरी होम स्कूलिंग, इसका कोई सिलसिला चलता है। जी रहमा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, जब ये नुक्ता मैं सोच रही थी तो मुझे लगा कि ये एक बड़ा अजीब सा है कि होम स्कूलिंग में कॉन्शियसनेस की क्या जरूरत है। क्योंकि हम तो बिल्कुल होशो हवास में होते हैं। अमूमी जिंदगी में हमें लगता है कि हम तो बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, अब होशो हवास में हैं, तभी हम माँ के दर्जे पे फाइज हैं, तभी हम घर चला रहे हैं, तभी हम सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये होती है कि अ, हमारा लाशऊर जो होता है वो उन चीजों के ऊपर मबनी होता है जो हम बचपन से देखते चले आ रहे हैं और हम उनकी प्रैक्टिस करी जा रहे हैं। ये हमारे लाशऊर में बैठा हुआ है कि स्कूल जाना है, क्योंकि हमने अपने बचपन से आज तक एक यही चीज तो देखी थी। ये होम स्कूलिंग का रिवाज तो हमारे बचपन में तो नहीं था, या कह लें कि पिछले 30-40 साल के बचपन के लोगों के अंदर तो उस तरह से नहीं था। ये तो उससे पहले होता था कि बस कच्ची पक्की पढ़ ली, कुछ लोग चले गए कुछ नहीं गए। तो एक ऐसी चीज जो इतनी नॉर्मलाइज है कि भाई ऐसे ही होना चाहिए, फिर उससे हट के हम अगर कुछ करने जा रहे हैं तो हमें इसका मतलब है कि बार बार हमें अपने आप को रिमाइंड करवाना पड़ेगा, हमें अपने आप को झंझोड़ना पड़ेगा, हमें अपने आप को बताना पड़ेगा। वो जो इस सारे सफर के अंदर एक फॉल बैक सा आता है ना, और या गिल्ट होता है, या एक खौफ होता है कि आया हम ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो इसी वजह से होता है कि हमारा लाशऊर हमें पीछे से बार 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 हथौड़े मार रहा होता कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये तो नहीं करना था, ये तो जिंदगी में ऐसे नहीं होता है। तो इन यार ये चीजों हमारे साथ ये भी होता है कि हम अ, यानी हमें लगता है कि जैसे हमें कोई घसीट के उसी दौड़ में लेके जा रहा है, और हम कहते हैं यार पता नहीं हम सही जा रहे हैं कि नहीं। यानी होम बिल्कुल। स्कूलिंग के बिलखुसूस सफर में भी हम। हाँ, मतलब जब मैंने अपने बच्चों की होम स्कूलिंग शुरू की तो शुरू के 1-2 साल तो मैं इस कंफ्यूजन में रही, और ऐसे बार बार टाइम देखती थी और बार बार देखती थी कि मैंने अपने बच्चों का आज सारे दिन में सिर्फ इतना थोड़ा सा पढ़ाया है। मैंने तो मतलब जुल्म कर दिया है, मैं तो उन्हें जहालत के दर्जे पे लेके जा रही हूँ। मैं तो वो कर ही नहीं रही, कहाँ स्कूल के 8 घंटे, कहाँ मेरा आधा घंटा पौना घंटा, यानी जिस उम्र के बच्चे थे 4-5 साल के, तो उसके अंदर मैं उन्हें ये कर रही हूँ। और मैं तो बिल्कुल भी अच्छी माँ तो नहीं, और मैं अच्छी उस्ताद भी शायद नहीं बन पा रही हूँ। तो ये वाला जो वो हथौड़े थे ना, वो बार बार अपने आप को इवन टाइमर लगा लगा के मैं रखती थी कि ये मैंने क्या कर दिया है, आज मैंने दिन के इतने घंटों में से सिर्फ ये घंटा मैंने बच्चों को पढ़ाया, तो यानी मैं तो बहुत गलत कर रही हूँ। तो हम जिस तरीके पे बेसिकली चल रहे हैं, अगर हम उस तरीके को क्वेश्चन नहीं करेंगे, लाशाऊर आपका आपको वहीं लेकर जाएगा जहां पर जो आपने देखा है, जो आपने सीखा है। हमें रुकना होगा, हमें अपने आप से सवाल करना होगा, जिसे हम कहते हैं कि पॉज लगाना, हर चीज पे तदब्बर करना, तफक्कुर करना, मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ। मेरा मैं फिर एक बहुत वो सवाल होता है कि फिर आप अपने बच्चों को ये कैसे देखती हैं कि उन्होंने जो पढ़ा है वो याद हो गया उन्हें कि नहीं याद हुआ। तो ये तो एक इतना बड़ा टैबू है हमारे स्कूलिंग सिस्टम का, कि बच्चे ने याद करके कुछ सुनवाना है, पर्चा देना है और उसने पास या फेल होना है।
मैंने अपने बच्चों का पहला टेस्ट शायद कोई 8 साल की उम्र में लिया हो। उससे पहले तो मैंने कोई टेस्ट ही नहीं लिया। और 8 साल के बाद, अभी 2 साल के बाद, यानी अब जो बड़ा बेटा है उसको ओ लेवल्स की बेसिक, यानी 11 साल का वो बच्चा है, और उसे ओ लेवल्स का बेसिक पेपर मैंने सॉल्व कराया और उसे आता था। कैसे आता था भाई इंग्लिश का, उसे ओ लेवल्स का बेसिक पेपर कैसे आता था? वो आसमान से नहीं उतरा था शऊर, उसके यानी ऊपर। शऊर की जो आपने बात की ना, कि बेसिकली रुकना। और आप देखिए ईमान के साथ भी तो यही होता है ना। ईमान इधर उधर निकल जाता बिल्कुल। है, हमें रुकना होता है लाजमी। आप इस दवाजी ताल्लुक में देख लीजिए मियाँ के साथ। आप ही जनाब, वो तो रीड चलती रहनी है, चलती रहनी है। अगर नहीं रुक के आप उसको ठीक करेंगे तो वो प्लस होती जानी है। तो बिल्कुल ये आपने बड़ी अहम बात की कि जो शऊर है ना, उसके अंदर हमने उसको अपने आप को शऊरी लेवल पे तैयार करना है। अगर हम फंस रहे हैं, जिसमें सवालात भी आ रहे हैं, अगर हम फंस रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमने रुकना है। और अपने आप को दोबारा, तो इस रुकने के लिए हम रुक के कैसे, क्या क्या अपने आप को रिमाइंड कराएं रहमा? रुक के हम अपने आप को ये रिमाइंड करवाएंगे कि मैंने ये सफर शुरू क्यों किया। यानी कोई तो मकसद होगा ना, आखिर कोई हमने गोल रखा है ना, हमने क्यों होम स्कूलिंग की। कल ही मैं एक जगह गई हुई थी और उन्होंने मुझसे पूछा आप होम स्कूलिंग क्यों करती हैं। और ऐसे सवाल बड़ा वो एनर्जी देने वाले होते हैं कि अच्छा यार मेरी भी रिवीजन हो रही है कि मैं क्यों कर रही हूँ मैं। अच्छा, इवन होम स्कूलिंग में भी बह जाते हैं हम कि अच्छा बस हम होम स्कूलिंग कर रहे हैं, लेकिन अपने मकसद के साथ स्टिक रहना। वो कहती है नहीं वो पढ़ा तो उसको इधर तो उस तरह का, कतर में तो वो सिस्टम नहीं है जो पाकिस्तान का सिस्टम है, तो फिर आप क्यों होम स्कूलिंग कर रही हैं। और मुझे ये लगा कि सिर्फ सिस्टम से तो इख्तलाफ नहीं था, मुझे तो अपने बच्चों को एक और मकसद के लिए उन्हें घर बिठाया था कि भाई हमारा मकसद इन 10 किताबों में, जो यानी 10 सालों में हर सब्जेक्ट की आपको 10 किताबें पढ़ाई जाएंगी, उससे हट के इल्म जो है वो इससे हट के है। इल्म की कैद नहीं है कि वो 10 किताबों की कैद में करना ये इल्म के साथ ज्यादती है। तो मेरा मकसद तो इल्म के साथ मोहब्बत बच्चों की पैदा करना था, इस ज्यादती से निकालना था कि भाई ये नहीं कि 10 साल के बाद। मैंने खुद जब हिफ्ज किया तो मैंने तो 4 5 6 की मैंने तो किताबें नहीं पढ़ी। तो क्या मेरी जिंदगी में वो इल्म गायब हो गया? वो 3 साल की मैंने तो किताबें देखी भी नहीं और डायरेक्ट उसके बाद की किताबें देखी। तो फिर इसका मतलब है अगर हम ये किताबें नहीं भी पढ़ेंगे तो हम आगे पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। और आप देखें वो इकबाल जो ये बात कहते हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। मैं सोचती हूँ कि ये शऊरी तरबियती की तरफ तो वो बता रहे हैं कि मकसद बच्चे में खुदी, खुद एतमादी शऊर पैदा करना है। उसको मैथ्स, उसको साइंस के रट्टे लगवा दिए, उसको अंग्रेजी की जनाब जो है वो बेचारा, उसको सोचना समझना आए ना आए, उसको जनाब ग्रामर में फंसा दिया। उसको हमने जनाब सोशल स्टडीज, माशरती उलूम की वो चीजें पढ़ा दी जो मुआशरे के अलावा सारे उलूम है उसके अंदर। तो यानी वो स्किल्स फिर किधर गई, वो चीजें किधर गई, वो खुद तमादी, वो खुद ही वो चीजें कौन पैदा करेगा? उसके लिए हम फिर सिफर पे खड़े हो जाते हैं। और अगर हम होम स्कूलर मदर के तौर पे भी मेरा ख्याल है, अगर हम ये मकसूद नहीं रख रहे तो फिर शायद हमारा भी हम भी खो जाएंगे उसी डगर में। यानी इसका मतलब है अगर हम होम स्कूलिंग कर रही है तो हमें अपने विजन को भी दोबारा रिवाइज करने की जरूरत है कि भाई मकसद क्या आखिर, सिर्फ इसलिए कि बस मैंने घर बैठा लेना, माशरा बुरा है तो मैं इसलिए घर बैठा लूं। अच्छा, फिर भी रमा ये हम हर वक्त फंसते हैं। आप एक छोटी सी टिप के साथ, मैं इसके बाद आगे चलती हूँ, आप एक छोटी सी टिप पे एंडिंग करें कि अगर हम फंसते हैं तो मैं शऊरी होम स्कूलिंग कर रही हूँ या नहीं, इस सवाल को जज करने के लिए मैं क्या क्राइटेरिया या अपने आप से क्या सवाल करूं, और मैं देखूं कि आया मेरा पैरामीटर ठीक जा रहा है या नहीं। उसके लिए जो सबसे बेहतरीन चीज है, जो मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हदीस से भी वो अच्छी लगती है कि एक सपोर्ट सिस्टम। आप अपने दोस्त के ईमान पर होते हैं ना, तो आपको अपने इर्द गिर्द एक सपोर्ट सिस्टम ऐसा रखना चाहिए जो विजन आप होम स्कूलिंग का तय कर रहे हैं, आपके इर्द गिर्द वो विजनरी लोग हों। आप उनसे बात करते रहें, आप उनकी, ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे कोई जन्नत के बच्चे हैं इस एतबार से कि वो होम स्कूलिंग कर रहे हैं तो वो बड़े कोई कामयाब पढ़ाइयाँ और सारा कुछ पता नहीं क्या कुछ कर रहे होंगे। वो भी उसी तरह रोते हैं जिस तरह स्कूल जाने वाला बच्चा रोता। वो भी उसी तरह पढ़ाई उनका नहीं करने का दिल करता जिस तरह किसी भी बच्चे का नहीं दिल करता।
बिल्कुल तो रोजाना जंग होती है, मेरा ख्याल है डेली बेस जंग, पे जंग बिल्कुल होती ये है। जंग रहेगी। आप होमवर्क करवाने के लिए जंग करते हैं, हम घर में पढ़ाने के लिए भी कभी जंग करते हैं उनसे। तो ये वाली चीज कि कोई यहाँ परफेक्शनिज्म नहीं है, यहाँ पे कोई एक ऐसा वो पैरामीटर नहीं सेट हम कर रहे हैं कि भाई पता नहीं क्या, ये कोई आसमान से उतरी हुई चीज हम करें। हम भी डाउन होते हैं, हमारे बच्चे भी डाउन होते हैं। ये अप्स एंड डाउन्स को जिंदगी का हिस्सा समझें, पॉज लगाएं, दोबारा से रिफ्रेश करें, अपने इर्द गिर्द मिलने वाले लोगों से डिस्कशन करें इन मामलात पे कि अच्छा मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, बताओ आजकल आप क्या कर रहे हो, मैं ये कर रहा हूँ। इससे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे ठीक है जी, इंशाल्लाह। बहुत जजाकिल्लाह रहमा, आपने यानी ये हमें छोटा सा एक पैरामीटर पता चल गया कि जब कभी मैं और आप फंसे तो जरा आसपास अले दवाले सहेलियों अहबाब से जो इस सफर में हो उनसे जरा सलाम दुआ कर लें तो इंशाल्लाह एनर्जी बूस्टअप दोबारा मिलेगा। अच्छा, कॉन्शियस जब हम होम स्कूलिंग की बात कर रहे हैं कि हमने कॉन्शियसली होम स्कूल करना है, और जिस तरह मारिया मॉन्टेसरी की बड़ी मारूफ वो है कि हर बच्चा एक मुनफरिद रोशनी का मीनार है, और वो कहती है कि इसकी तालीम जिस किस्म का वो मीनार है ना उसके मुताबिक होनी चाहिए। और आइंस्टाइन का एक बड़ा मारूफ मकूला है कि अगर आप किसी मछली को दरख्त पर चढ़ने की सलाहियत से जांचेंगे तो वो तो सारी जिंदगी खुद को नाकाम समझेगी। तो इसका मतलब है कि हर बच्चा मुख्तलिफ है। कॉन्शियस अगर हमने होम स्कूलिंग करनी है तो हमने लगा बंधा काम नहीं करना, रूटीन में नहीं करना, उस्तानी नहीं बनना, यही 8-10 सब्जेक्ट नहीं पढ़ाने, उसको सब्जेक्ट ये जानना जरूरी है। जो ये बात है कि उसकी अपना एक सलाहियत, उसका अपना एक टेस्ट, उसका अपना वो कौन सी रोशनी का मीनार है, उसके अपने अंदर कुदरती कुछ अल्लाह ताला ने बिल्ड इन चिप लगा के कुछ सलाहियतें भेजी हैं, उनको जांचने का क्या तरीका होगा। तो इसके लिए हम आगे चलते हैं कि बच्चों के जो मुख्तलिफ लर्निंग कि उसकी सलाहियत क्या है एक बाप को, अब हमने उसको अगले 10 साल उसको रगड़ा देना है, उसको पॉलिश करना है। क्योंकि हर बच्चा हर फन मौला ना हो सकता है, ना उसको बनाने की हमने कोशिश करनी है। तो इस चीज को जानने के लिए हम आगे चलेंगे अपने अगली पैनलिस्ट, बहुत ही अजीज, बहुत ही दिल के करीब, दूर सुमैया की तरफ, जो इस वक्त सऊदीया में मुकीम है। और सुमैया आप हमें कुछ इस पर वजाहत से हमें इस पर रहनुमाई दें कि बच्चों के अंदर मुख्तलिफ लर्निंग स्टाइल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी जो है वो रहमा चैलेंजेस की बात कर रही थी, और चैलेंजेस के बात पर जो है वो मेरे जहन में बार बार यही बात आ रही थी कि हर बच्चे का जो कहना है तो सीखने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। और मैं बहुत स्ट्रगल किया मैंने कि मेरी बेटी को मैथ्स नहीं पढ़नी होती थी, मरियम को, और कैसे सिखाऊं उसको मैथ्स। तो मुझे फिर मुझे उस वक्त लर्निंग स्टाइल्स और इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं थी। फिर आगे जो है वो मालूम हुआ कि अच्छा 8 तरह के जो है वो लर्निंग स्टाइल्स होते हैं, जिनकी जो है वो एक डेफिनेशन जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो मौजूद हैं। और बच्चे ऐसे होते हैं कुछ जो चीज़ों को प्रॉपर किताबों कॉपियों से समझ के पढ़ने के बजाय जो है वो हैंड्स ऑन लर्निंग उनको पसंद होती है। और मरियम वही थी, यानी उसको कहा जाता है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, कि वो चीज हर चीज ना उसको पकड़ के देख के और उसमें इन्वॉल्व होके करेंगे। तो ऐसे बच्चों को मैथ्स पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा और बेहतरीन तरीका क्या था कि आप उन्हें किचन में इन्वॉल्व करें। किचन इज ऑल अबाउट मैथ। और जब मुझे मेरी एक मेंटोर ने ये रास्ता दिखाया, तो आज माशाल्लाह से जो है वो मरियम KS2 जो है वो IGCSE के डिफरेंट लेवल्स होते हैं, और उसमें से KS2 लेवल की जो है वो मैथमेटिक्स जो है वो पढ़ रही हैं। अब एक अंदाज से अच्छा मरियम के लर्निंग स्टाइल समझ में आ गए, उनके जो है वो तरीके कार समझ में आ गए। अब अगले बच्चे जिंदगी में शामिल हुए और वो इस एज में आए कि अच्छा अब उनको कुछ सिखाना है, कुछ पढ़ाना है। अब वही तरीके जो मरियम की दफा में इस्तेमाल किए, वो उमर अब्दुल्ला के साथ जब करने की कोशिश की गई, तो उमर का समहाउ लर्निंग स्टाइल जो है वो मरियम की तरह ही है। कुछ जगहों पे वो मुख्तलिफ हैं, लेकिन जो वो है वो जनाब, वो जो छोटे बच्चों पे एक प्रेशर हम डाल देते हैं बहसियत माँ, बड़े भाई ने ये किया है, बड़ी बहन ने ये किया, और उसके हाँ बाद बेचारा बिल्कुल, फोत ही हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। अब वो अच्छा, अब लेकिन अब्दुल्ला मुख्तलिफ, वो वैसे ना करें, अब वो क्या है,
उसको जानने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि उसको पजल्स, बिल्डिंग मटेरियल्स, इस तरह की चीजें जो है वो उसको करना ज्यादा पसंद है। और उसको इसी तरीके से, चाहे वो उर्दू हो चाहे वो इंग्लिश हो, ये तमाम चीजें जो है वो उसको पजल्स और चलो आ जाओ पजल सर। और हैंड्स ऑन लर्निंग की के तरीकों से जो है वो उसको समझाने की जो है वो कोशिश की गई। और इसी तरीके से जो है वो फर्दर वो बच्चे जो बहुत ज्यादा जो है वो उछल कूद में मुब्तला नहीं होते, एक भाई होता है वो हर वक्त उछल रहा है, कूद रहा है और उसको चीजों को देख रहा है, और वो उसका लर्निंग स्टाइल क्या है कि वो बॉडीली कानास्थेटिक है कि अच्छा हर चीज पकड़ के हाथ में दिख। एक बच्चा है वो सिर्फ किताबों में घिरा हुआ है, और हमारी सोसाइटी ओवरऑल उस बच्चे को ज्यादा पसंद करती है जो बस किताबों में घिरा हुआ है, किताबें पढ़ रहा है। ठीक है। तो लेकिन हमें इस बात को समझनी है वो एक रिफ्लेक्ट, हाँ ये हो सकता है वो बहुत सोशल ना हो, उसको बहुत ज्यादा लोगों से मिलना पसंद ना हो, उसको जो है वो सर्कल्स में बैठ के काम करना, टीम्स में बैठ के काम करना उस वक्त समझ में ना आ रहा हो। तो ऐसे बच्चे के लिए फिर जब स्कूल के माहौल में जो जाता है वो, तो वहाँ वो बहुत ही ज्यादा जो है वो परेशान होता है, क्योंकि उसको जो है वो खुद से फोकस होके पढ़ने की जो है वो आदत होती है किताबों से। फिर किताबों की भी अगर बात की जाए, एक बच्चा होता है जो ऐसी किताबों को पसंद है जिसमें बहुत सारा टेक्स्ट है और वो आराम से उस किताब को पढ़ लेता है। और ये एक लर्निंग स्टाइल था। मेरे साथ मेरी दो और दोस्तें हैं जो अपने बच्चों, हम तीनों की पहली पहली बेटियां हैं, तो जरा एक और आगे पीछे की, तो एक होता है ना कि आप पूछ रहे होते हैं, सबका पता होता है अच्छा कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, और वो एविड रीडर्स माशाल्लाह से। लेकिन मरियम को जो है वो ऐसी किताबें पसंद जिसमें पिक्चर्स बनी हुई हैं, कुछ विजुअल्स हैं, कुछ आर्ट हैं, यानी उनको ऑडियो विजुअल लर्निंग स्टाइल था। और आज भी उनको वो चीज़ कि अगर मैं कोई चीज़ जो है वो बाकायदा टेक्स्ट टेक्स्ट से उनको कुछ पढ़ाने की कोशिश करूं, तो उनको उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगती है कि मैं उन्हें बाकायदा उनको फोकस करके उनको देख रही हूँ और उनसे बात करते हुए वो समझा रही हूँ, या फिर वो उसके ऊपर वो कोई यूट्यूब कंटेंट देख लें। ठीक है। या फिर जो है वो हमारे पास कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं, ऐसी बुक्स का मैं इंतखाब करती हूँ जिसमें पिक्चर्स जो है वो ज़्यादा होती हैं और वहां पे साथ में डेफिनेशंस होती हैं, तो वो कलरफुल बुक्स जो होती हैं वो बच्चों को बहुत अच्छा। और ये चीज होता है कि ये लर्निंग स्टाइल ऐसे होते हैं कि जब आप बड़े भी हो जाते हैं ना, तो आप उन लर्निंग स्टाइल्स के ही अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेफरेंस जो होती है आपकी, वो वैसी ही किताबें होती हैं। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इसमें आप सुमैया थोड़ा सा बताएं हमें कि जैसे हारिस आओ। आपने दो दो का जिक्र किया, दो लर्निंग स्टाइल्स का कि जी बिल्कुल, हमने बच्चा कोई अगर तखयलाती उसमें जाता है या कुछ किताबों और उसके शौकीन होते हैं तो उनको उसके थ्रू किया जाए। आप थोड़ा सा इसमें हमें बताएंगे एज ग्रुप वाइज के छोटे बच्चे जो होते हैं 0 से 7 ईयर्स और उसके बाद जो 7 to 12 ईयर्स के बच्चे होते हैं, तो उनकी चूंकि सलाहियतें भी मुख्तलिफ होती हैं, उनकी सलाहियतों का इदराक ज़ाहिर है एक माँ ने और बाप ने इसी एजेस में करना होता है। तो उसमें आप बताएं कि बच्चों की इन डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स का बिहेवियर हमें क्या 7 साल तक जान लेना चाहिए या उसके बाद भी वो जारी रहता अच्छा, ऑब्जर्वेशन, ये चीजें तब्दील भी होती हैं वक्त के साथ साथ। जैसे 0 से 7 ईयर्स में जो है ना, ज्यादातर बच्चे, मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे जो होते हैं उनके लर्निंग स्टाइल्स क्लियर जो होते हैं वो 7 साल के बाद होते हैं। और 0 से 7 ईयर्स में बच्चे ज्यादातर खेल कूद के, वो अल्लाह ताला ने उनके अंदर रखा है कि ना? वो चीजों हमने को तो छूना। 7 साल तक ही तो हम कहते हैं कि बच्चा बाअदब बा मुलाइजा बूट शूट पाई और टाई शाई लगाई हो, सारे अदब अदाब हर चीज तो हम 7 साल तक अप्लाई कर देते हैं। जबकि बिल्कुल एक उलट मामला है कि 7 साल तक वो क्यूरियस होते हैं, क्योंकि अभी उन्हें दुनिया में नए आए हैं, हर चीज एक्सप्लोर कर रहे हैं, और वो अपने अपने तरीकों से एक्सप्लोर करेंगे। वहां पर आप उन्हें ऑब्जर्व करेंगे, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता 6 से 7 साल की उम्र में क्लियर होना पता चलता है कि अच्छा बच्चे को उस टाइम में आपने फैसिलिटेशन की है, जो हमने पिछली दफा बात की थी कि हमें हर चीज इंट्रोड्यूस करनी है, हर स्टाइल इंट्रोड्यूस करना है। और जब हम वो इंट्रोड्यूस बिल्कुल कर रहे होंगे, अहम बात आ फैसिलिटेट। गई हमारे पास, बिल्कुल जी। ये हमारे पास बड़ी अहम बात आ गई है। सुमैया ने बड़ी वजाहत से इसको क्लियर कर दिया कि बेसिकली 7 साल तक हम जितना फैसिलिटेट करेंगे उस वो जो बैचलर्स, आप देखें बैचलर्स की डिग्री क्या होती है। बैचलर्स की डिग्री पहले 5 सेमेस्टर कहती है इंट्रोडक्शन टू फला, इंट्रोडक्शन टू फला, इंट्रोडक्शन टू फला, वो सिर्फ इंट्रोडक्शन होती हैं। फिर आखिरी 3 सेमेस्टर में बच्चे को बिल्कुल इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं, साइकोलॉजी पढ़ रहा है, इस्लामिक स्टडीज कर रहा है, फिर उसको आखिरी 3 उसमें थोड़ी सी स्पेशलाइजेशन का टच दिया जाता है। तो यही तरीकेकार हमारा छोटे बच्चे के साथ होना चाहिए। हम 7 साल तक के बच्चे को इंट्रो करवाएं, हर चीज का इंट्रो करवाएं।
किसी चीज पे वो रिजेक्शन करेगा, किसी पे मूड बनाएगा, किसी को पसंद करेगा, किसी में आप देखेंगे बहुत एन हमाके। अभी सवाल भी आया ना कि हम किस तरह बच्चों के लर्निंग स्टाइल पे जाने। तो बिल्कुल ये जो पहले फेज है 0 से 7 साल तक का, इसमें बच्चे को बिल्कुल थोड़ा ओपन हैंड दें। और हमारे पास होम स्कूलिंग में ये मौजूद है। नहीं लिखना चाहता ना लिखे, रंग नहीं भरना चाहता रंग ना भरे, बोलना नहीं चाहता ना बोले, हर चीज को उसको करने दें। लेट हिम ऑब्जर्व, लेट हिम टेस्ट बाय हिमसेल्फ, उसको खुद इस चीज को खुदकार करने दें। फिर आप देखें कि उसकी सलाहियत खुद ब खुद छटती जाएगी। वो क्या चाहता है, वो क्या पसंद करता है, ये मेरे और आपके सामने ज्यादा वाजे होता जाएगा। तो बिल्कुल ये डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स चलते हैं इसमें। सुमैया, आप कोई आखिरी हमें हाँ, मैं बात आखिरी इसमें एक ऐड ऑन बात करना यहाँ पर चाहिए? बयान करना चाह रही थी कि बहुत बहुत से बच्चे नज़्मों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। तो उनकी म्यूजिकल इंटेलिजेंस जो होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। तो ऐसे बच्चे जो है ना, हिफ्ज, किरात, कुरान, नशीद, नातें, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो हम उसके अकॉर्डिंग उनको जो है वो अगर हम फैसिलिटेट करें तो अपनी उन स्किल्स में जो है वो आगे जाकर जो है वो बहुत ज़्यादा माहिर हो सकते हैं। तो या तो यहाँ बहुत पे ना जी, और यहाँ कोई पे साथ एक करना बात चाहेगा? जी। मैं ऐड करना चाहूंगी कि ये वो चीज है कि जहाँ पे हमें रुक के पॉज लगाना है, कि हम अपने बच्चे को लेबल ना करते हैं, कि उसके लर्निंग स्टाइल के ऊपर हम ओपन एंडेड रहें, हम उसको लेबल ना कर दें कि फिर उसके बाद वो बेचारा खुद अगर कुछ करना भी चाहे एक्सप्लोर, तो वो ना कर रहा हो और वो टेंशन में आ जाए। तो इसलिए इस वाली चीज का भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि ये हमने नहीं करना, हमने अपने बच्चे को लेबल बिल्कुल भी नहीं करना। बिल्कुल जनाब, लेवलाइजेशन एक तो ना बिल्कुल समय अनम ममनू अनम हराम। अनम एक सवाल यहाँ पे आ रहा है और मुझे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है कि ये बात यहीं पे हो जानी चाहिए। जी, पहले तो अस्सलाम ये वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम आज अस्सलाम। जनाब हमारी जो थी पैनलिस्ट आ चुकी हैं, उरूज भट्ट साहिबा। जी उरूज भाई। जी, मैं असल में ये बात कहना चाह रही हूँ कि देखें, अब हमें ये स्टाइल्स कैसे पता चलेंगे? 8 स्टाइल पता होंगे तो हम कुछ कर सकेंगे। आप मुझे एक बात बताएं कि जब बच्चा पैदा होता है, कितने मिजाज लेके बच्चा पैदा होता है? खुद हमारे 2 3 4 बच्चे हैं तो 400 उनके मिजाज कितने फर्क होते हैं। उरूज जी, अपना कैमरा और प्लीज थोड़ा सा सेंसर। ऊंचा कर लें। जी, आपकी वीडियो जो है ना वो थोड़ी वाज़ेह नहीं हो रही। अच्छा। अब देखें कि एक सेंसर जब अल्लाह ताला ने माँ के अंदर लगा दिया ना, कि बच्चा जो है वो मेरा एक जो है वो इस तरीके से उसका ये मिजाज है, दूसरे का भले आपको कोई स्टाइल्स पता हो या ना पता हो, लेकिन ये सेंसर अल्लाह मियाँ ने जब आपको इस दर्जे के ऊपर रख दिया ना, तो ये सेंसर आपके अंदर लगा दिया है। आप जब कभी मुताला करें और डीपली इन स्टाइल्स को समझें और कभी उसकी उसमें जाएं, डिटेल्स में जाएं, तो आप उसमें से किसी ना किसी पे फॉल कर रही होंगी। ठीक है बिल्कुल ना? बिल्कुल तो इस वजह से इस पे अब परेशान होने की जरूरत नहीं है कि पहले मैं इल्म हासिल करूं, वो आर्ट स्टाइल क्या है, फिर मेरे बच्चे पे कौन बिल्कुल सा बिल्कुल। उतरता वो है, फिर ये जनाब, मजे की डिटेल्स बात मेरा रखनी ख्याल है। है, अगर ये हम चार लोग ही बैठे हैं ना, आप हम चारों से पूछे तो हम चारों को ये आर्ट के नाम भी नहीं आते उन्हें। क्यों? क्योंकि हाँ हमें जी। पता है कि हम किसी ना किसी इस पे चल रहे हैं। ठीक है, हाँ इसलिए जी। आपको कोई टेंशन नहीं हम लेनी। ये जुगाटे लगाए लफाजी, जाते हैं, हमें कोई बहुत ये आइडियल ना लफाजी समझे। उसमें नहीं आपने हम भी जाना, आपने जुगाटे किसी भी लगा लगा के जी यहाँ तक पहुंच जाते हैं कि बिल्कुल बस जी, ये तरीका लगाया, वो तरीका लगाया, इस तरीके से किया। देखें, मुझे तो हमेशा ये वाली बात लगती है कि जितना अच्छा एक माँ बच्चे को समझती है ना, उससे बेहतर दुनिया में कोई नहीं समझ सकता। तो ठीक है ना? आपको ये वाली बात भी समझ आ जाएगी, बशर्ते कि आप सीखना चाहें, आप वाकई बच्चे के लिए। और अगर तो आपका ये स्टाइल होगा कि मेरी जान छोड़ दे, ये जो स्टाइल होता है ना, ये फिर आपको कुछ भी नहीं सीखने देगा। जी ये जी। तो जैसा कि आपको आपने बच्चा कहा कि सीधा जी सीधा पालने भी नहीं देगा। बिल्कुल, ये अभी आपने जैसे एक दिन सवाल किया कि जिन बच्चों को हम पैनिक होके कभी कभार लेबल कर देते हैं, तो कोई मसला नहीं है, लेबल हो जाता है, कोई मसला नहीं, उनसे माजरत कर लें बैठ के, कहीं कि यार मैंने गलत किया और मेरा बेटा मेरी बेटी बिल्कुल ऐसी नहीं है। ठीक है, बच्चे छोटे मन के साफ सुथरे होते हैं, वो आगे चल पड़ते हैं, आप भी आगे चलें। ज्यादा अपने आप को मॉम गिल्ट में भी डालने की जरूरत नहीं है। और बस बस जब करना है ना जनाब इस सफर में, ये ना ये सफर कोई वो नहीं है, ये उसी तरह ही है जिस तरह मेरी और आपकी जिंदगी है। हर दिन हर लम्हा ईमान की फिक्र करनी है ना, तरोताजा करना है। इसी तरह इस सफर में भी हमने कॉन्टिन्यूसली अपने आप को रिफ्रेश करना है। और लर्निंग स्टाइल्स की वही बात जिस तरह है कि हमें इतना ना जानने की जरूरत है, ना इतना अंदर घुसने की जरूरत है। उसके साथ ही एक छोटी सी बात को मैं ऐड ऑन कर दूं कि ये जो लर्निंग स्टाइल से बने हुए ना, शायद इसी वजह के ऊपर पूरी दुनिया आज तक
लोग जब फिलोसफर्स और लिखने वाले जो है वो इनको जमा करते हैं ना सारी चीजों को, तो वो कहते हैं कि 4 किस्म के, आप समझिए कि स्टाइल्स हैं कि जो चलते हैं। और वो कहते हैं कि इन्हीं 4 के अंदर जो है वो लाए करता है जितने भी जितने भी निजाम है एजुकेशनल सिखाने वाले, सब कुछ। वो कहते हैं कि जितने भी तालीमी मुकादमे फितरत वो 4 यही तरीके होते हैं। इन 4 लफ्जों को आप अपने पास लिख लें, और यकीनन मैं और आप किसी ना किसी इसी में फॉल कर रहे होते हैं। एक जिसको मॉन्टेसरी कहा जाता है, मॉन्टेसरी होता है यानी खुद मुख्तार सीखने का, इंडिपेंडेंट लर्निंग जिसे कहा जाता है। और इसमें अमली सरगर्मियां हम बच्चों को कराते हैं और उसको एक्टिविटीज कराते हैं, इसके ऊपर ज्यादा गौर जोर होता है इसमें। फिर दूसरा होता है जिसको केजी ट्रेडिशनल स्कूलिंग कहा जाता है, यानी रिवायती निसाब होता है, क्लासरूम सिस्टम होगा, क्लासरूम डेवलप करना होगा, ग्रेडिंग श्रेडिंग होगी, हम देखेंगे बच्चे को जांचेंगे, जांचने का तरीकाकार होगा। तीसरा जो है कॉन्वेंट स्कूल्स का सिस्टम दुनिया में चला और चलता है कि जदीद तालीम के साथ भाई सख्त एक डिसिप्लिन होना चाहिए, और वो इंग्लिश मीडियम में पूरा था और एक खास तहजीबी असरात दिए हुए होता है। इसी के समझे जो बिलमुकाबिल चलता था दुनिया के अंदर और अभी भी, वो मदरसा सिस्टम, कि नहीं भाई कि सिर्फ ये नहीं कि हम इन उलूम को खाली खाली पढ़ी जाएं, बल्कि इनका जो असल माखज़ है इन उलूम का, यानी कुरान और हदीस, तो उसको लाजमी तालीम का हिस्सा होना चाहिए। और दीनी उलूम उसके अंदर मंतक था, रिवायती इल्म था, और जितने भी उलूम मुसलमानों ने इसके ऊपर पूरी नहज पे तैयार किए थे, और ये सब भी इवन के ये बल्कि ये बड़े थोड़े हैं। अगर आप देखें ना आजकल के उलूम के मुताबिक, तो मंतक आपका मैथ्स उसके ऊपर खड़ा है। उसमें जनाब आगे आ जाएं तो जबानों का इल्म, जबानों के इल्म में जितनी मर्जी जुबानें आप बच्चों को सिखाएं, इंग्लिश उर्दू हमारे यहाँ स्कूल्स में सिखाई जाती हैं। इसके अलावा आ जाता है सिस्टम, चौथी आपके पास जोग्राफिया, ये लाजमी पढ़ाया जाता था। और जोग्राफिया पढ़ते पढ़ते ही तो उन्होंने रेडियस भी कैलकुलेट की और क्या कुछ किया। वो मुसलमान ही बड़े बड़े अफराद थे जिन्होंने ये सब कुछ किया। और उसके बाद जो है वो चलता है आपके जो तारीख है, तारीख वैसे ही पढ़ाई जाती थी, रूटीन में पढ़ाई जाती थी, लाजमी हिस्सा होती थी, क्योंकि तारीख को जांचे बगैर आप आगे चल नहीं सकते। तो ये जो पूरा सिस्टम था और है, ये बेसिकली इन्हीं चारों में से कोई ना कोई सिस्टम। मुमकिन आप एक बच्चे के ऊपर एक तरीके से चल रहे हो, दूसरे के साथ दूसरे चल रहे हो, एक एज वक्त में बच्चे के साथ एक तरह डीलिंग हो, तो किसी वक्त में दूसरी हो। मुमकिन है किसी के घर का सिस्टम उसको किसी एक निज़ाम के ऊपर लेके चले। यही 4 निज़ाम है जिनके अंदर समझे दुनिया अमूमन घूम रही होती है। तो बहरहाल ये निसाब का चुनाव जो है इस हवाले से, वो सिर्फ एक किताबों का चुनाव का नाम नहीं है कि हमने जनाब बस निसाब अब हमें पता चल जाए और हम वो करिकुलम अब पढ़ा छोड़ें उसको। बल्कि ये बच्चे के ना एक जहनी, उसकी उसकी रूहानी, उसकी एक नशोनुमा, उसकी अमली नशोनुमा, इसकी बड़ी बुनियाद है इसमें। तो जुबान से पहले वो कौन से ऐसे मजामीन हैं, कौन सी चीजें हैं, या क्या तरतीब होनी चाहिए ओवरऑल, पहले बच्चे को हम क्या सिखाएं, उसके बाद बच्चे को किस इल्म की तरफ मुंतकिल करें। तो इस हवाले से मैं उरूज भट्ट साहिबा से दरख्वास्त करूंगी कि वो हमें रहनुमाई दें। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये चीज़ है कि मैं तो हमेशा ये बात कहती हूँ कि जब आप होम स्कूलिंग कर रहे होते हैं ना, तो आप बादशाह सलामत होते हैं। आपकी अपनी एक सल्तनत होती है और आप खुद फैसले करते हैं, अपनी सल्तनत में खुद मुख्तार होते हैं। अपने बच्चे की दिलचस्पियाँ, अपने सर्कमस्टांसेस, खुद अपनी सलाहियतें, अपनी चॉइसेस, जो कुछ आपका वो एक इंटरेस्ट है, आप उसके मुताबिक आप फैसला कर सकते हैं। ठीक है? और ये बादशाही अल्लाह ताला ने आपको दे दी है और आप करें। मैं तो कहती हूँ कि एक दफ़ा किसी एक बच्चे पे तजर्बा ही तो करके देख लें। और आपकी इस सल्तनत के बीच में आप देखेंगे कि आप भी बहुत खुश रहेंगे और आपका बच्चा भी बहुत खुश रहेगा। और मैंने तो खुद अपने ज़ाती तजर्बे से ये बात सीखी है कि इसमें सीखने का मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, अब ये बात रही कि निसाब क्या हो बिल्कुल इब्तदा में, ठीक है? मुझे यानी ये चीज़ लगी कि हम जैसे सुनते हैं कि इब्तदाई 7 साल जो हैं, वो बच्चे ज़ुबानें जो हैं
वो बहुत उन पे तवज्जो देनी चाहिए। बच्चे मुख्तलिफ ज़ुबानें सीख सकते हैं, मुख्तलिफ ज़ुबानें सिखाने का उन्हें इंतज़ाम किया जाए या सब कुछ। एक मैं आपको मिसाल दूंगी, हमारा हम इंग्लिश मीडियम से सारे सेटअप में बच्चे को डालते हैं। सारे कई 10-10 साल 15-15 साल बच्चे स्कूलों में इंग्लिश की किताबें पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में साइंस पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में सोशल स्टडीज़, मैथ्स, हिस्ट्री, हर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। और आज आके एंड पे बात क्या आती है कि इंग्लिश ही नहीं आती है। उसकी वजह ये है कि हमारा जो सेटअप है, उसके बीच में इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज पढ़ाया ही नहीं जाता। मतलब मैंने जब इस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा देखा ना, तो मुझे ये बात समझ आई कि इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज नहीं पढ़ाया जाता। जो सिलेबस डिज़ाइन भी किया गया है वो उसको एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। और यही वजह है कि बच्चे इतने ज़्यादा सब्जेक्ट्स सीखने के बावजूद जुबान ही नहीं सीख पाए। उर्दू ले लें आप या कोई और जुबान आप ले लें, ठीक है ना। अब बुनियादी जो जुबान सीखने के जो होते हैं वो 4 कंपोनेंट्स होते हैं कि बच्चे को वो जुबान बोलनी आए, लिखनी आए, समझनी आए। मतलब लिखना, पढ़ना, समझना, बोलना, ठीक है ना। अब हम लिखाई भी करवा देते हैं, पढ़ाई भी करवा देते हैं, समझ को अगर नहीं आ रही है तो रट्टा मरवा देते हैं, और बोलने के मौके मिल जाएं तो बच्चे बोल लेते हैं, ना मौका मिले तो बस बस हमारी ख्वाहिश ही रह जाती है। माँ बाप बेचारे कोर्सों पे कोर्स और समर कैंप्स और पता नहीं अंग्रेजी सीखने के लिए कितने पापड़ बेलते रहते हैं। हालांकि साइंस कोई भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है इसके बीच में। और अगर आप बुनियादी तौर पे बच्चे के इब्तदा में लैंग्वेजेस को एज ए लैंग्वेज उसके ऊपर मेहनत करें तो ये बहुत कारगर है। मतलब मैंने खुद इसको प्रैक्टिकली अपने जिन बच्चों के ऊपर किया, तो उसका नतीजा ये है कि उसके बाद बच्चे यानी कि ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 6 से 7 साल लगे, बड़ी बड़ी सब्र के साथ वो वक्त गुजारा, चूंकि डोमेस्टिक सिस्टम से हट के चल रहे थे कि भाई 6 7 8 साल का बच्चा हो गया है। मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताती हूँ कि मेरा एक बच्चा 8 साल का हो गया था, उसे उर्दू में सिर्फ अलिफ बे आती थी, और वो भी इस तरह से आती थी कि उसने कुरान का कायदा पढ़ लिया था और किसी दर्जे में उसको मैंने अलिफ बे सिखा दी। 8 साल पे जब मैंने उसको पहली मर्तबा सोचा कि चलो आप जरा उर्दू पे भी काम होना चाहिए, मैंने उसको जिस वक्त वो जुबान सिखाई है, तो उसके बाद विद इन ईयर यानी 1 साल में, और ये नहीं कि कोई वो 12 घंटे पढ़ता था, रोज के आधा घंटा लगा लें उसके ऊपर, वो बच्चा बड़े आराम से 9 साल की उम्र तक ग्रेड 3 तक की उर्दू पे आ गया, ठीक है। अब उसके ऊपर जो प्लानिंग थी वो ये नहीं थी कि किताबें लेके तो वो सब कुछ करना शुरू कर दिया, बल्कि उसको जो तरतीब बनाई, जो सिखाया, वो इन्हीं 4 कंपोनेंट्स को जहन में रख के सिखाया। तो बस मैं ये कहूंगी कि इब्तदा में जो बेसिक 3 सब्जेक्ट्स होते हैं ना, 2 लैंग्वेजेस उसमें होती हैं, एक मैथ्स होता है, ठीक है, जो कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट होता है। इसके अलावा बच्चे को किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा उससे मतलब मैं हमेशा मेरे से पूछती हैं हम कैसे शुरू करें, मैं कहती हूँ कि पढ़ाई से शुरू करें, लिखाई से नहीं शुरू करें, ठीक है। 3 साल का बच्चा या 4 को आप इब्तदा कर रहे हैं, वो बच्चे की राइटिंग का टाइम नहीं है, वो बच्चे की रीडिंग का टाइम है, बच्चे की रीडिंग स्किल्स के ऊपर काम करें। फिर आपने जिस चीज को लेके चलना है वो लैंग्वेज को लेके चलना है। उसके बीच में मैं फिर इन 4 कंपोनेंट्स को वाजे कर देती हूँ। बच्चे को वो जुबान लिखनी आती हो, पढ़नी आती हो, समझनी आती हो, आपको ट्रांसलेशन कर करके उसको ना पढ़ानी पड़े कि जी इस अच्छा, जुमले का यहाँ ये पे मतलब है। अरूबा जी, ये बात जो है ना, वाकई में ये जो सवाल भी बार बार इसके ऊपर आ रहे हैं कि जुबान को बतौर जुबान कैसे सिखाया जाए। तो हाँ जी, बिल्कुल आप यानी ये जो बात आप कह रही है ना कि बस किताब खोल के बच्चे के सामने रख दी जाए और उसे वही पढ़ाया जाए, ये हमारे जहन में होता है कि उसको इंग्लिश समझ नहीं आ रही, हाँ उसको जी, अरबी समझ नहीं आ रही, क्योंकि हमें बिल्कुल। नहीं आ रही होती है, हमने हमें नहीं आ ग्रामर रही होती नहीं है, पढ़ी है हमें नहीं ना। आ रही होती है। देखिए, मैं बिल्कुल। आपको बताती हूँ कि हर जुबान सीखने का ना एक डायरेक्ट मेथड है और एक उसका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है। हम जिस प्रोसीजर से निकले हुए हैं ना, हम सब जो लोग ज्यादातर यहाँ पे बैठे हैं, हम निकले हुए हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पे, ठीक है। हमने जीटी मेथड पे जुबान सीखी और बस किसी दर्जे में पता नहीं कब जाके आ गई और बस चलते गए। लेकिन
एक होता है डायरेक्ट मेथड होता है, जिसमें आप जुबान डायरेक्ट, यानी जैसे मतलब मैंने चीजों को डिजाइन किया हुआ है, तो मैं माओ से कहती हूँ कि देखें ये आपने ये सीरीज में ये स्टोरी आ रही है, इस स्टोरी को आपने बच्चे के साथ रोज बेड टाइम स्टोरी के तौर पे पढ़ना है, और उसको ट्रांसलेट करके नहीं दिखाना। वो पिक्चर्स होती हैं, बच्चा ऑटोमेटिकली उन लफ्जों को, उन जुमलों को समझना शुरू कर देता है। अच्छा, आप इसको बड़े आसान लफ्जों में यूं समझें कि हमें उर्दू बोलनी आती है ना, उर्दू हमारी जुबान है ना, जब हम लिखने और पढ़ने के बाद समझने वाली स्टेज के ऊपर आते हैं तो हमें उर्दू सारी समझ आती है ना, और उसकी इतनी गहरी वो ग्रामर है उर्दू की, और वो फलां फलां पता नहीं क्या चीजें, और वो हम बिल्कुल ठीक इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो हम पढ़ के कि जी ये सवालिया है, ये फिजाइया है, ये फलां है, तो ये फलां है, जब हम उसके ग्रामर के रूल्स को अलग से याद करते हैं या कभी उसको हम पढ़ते हैं, तो वो हम सब कुछ उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल इस तरह से इंग्लिश है, और इतना आसान तरीका है, इतना आसान तरीका है। मतलब मैं आपको बताऊं, यकीन जाने ना, मैंने यानी कि ये तजर्बा ना सिर्फ मैंने अपने बच्चों पे किया, मैं मतलब लर्न विद फारिया के प्लेटफॉर्म से बेशुमार बच्चों के ऊपर यह तजुर्बा कर चुकी हूँ, और मुझे इतनी मतलब मुझे इतने अच्छे रिजल्ट्स इस चीज के मिले हैं कि ग्रेजुअली बच्चा इस स्टेज के ऊपर चला जाता है कि जब वो ऑटोमेटिकली पढ़ना, फिर उसके बाद अच्छा माएँ इतना तंग करती हैं, आप लिखवा नहीं रही, आप लिखवा नहीं रही, मैं कहती हूँ मेरे साथ चलना है तो सब्र करें। और जब मैं 1 डेढ़ साल के बाद उनसे पूछती हूँ हाँ जी लिखना आ गई है, ये ABC और जितना भी उन्होंने किया है, कहती हैं हमें तो पता ही नहीं चला ये कब लिखना आया। मैं कहती हूँ चलें फिर आइए आगे चलते हैं, यही आपको सब्र करनी हाँ, पड़ता है। यहाँ पे बिल्कुल, हम यहाँ पे ये बहुत आपने अच्छी बात की कि इसके लिए होम स्कूलिंग के अंदर यही एक नुक्ता अहम है कि इसमें आपको पेशेंस चाहिए सिर्फ, कि भाई कुछ हाथ से नहीं निकला जा रहा। वही बच्चा 1 साल में 3-3 साल का कोर्स भी कर लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और यानी हमें ये लगता है कि शायद वो बड़ा हो गया है। यहाँ पहले भी जैसे सवाल आया हुआ था कि अगर 7 साल तक आप एक प्रॉपर उसके अंदर नहीं रखेंगे तो बच्चा कैसे आगे सीखेगा। तो ये अरूबा जी के बेटे की मिसाल है, इसके ऊपर बताया अरूबा जी वो कैसे सिस्टम के अंदर चल गया फिर। हाँ जी, और वो 8 साल पे जब उसने उर्दू सीखी, 9 साल तक वो पूरी जुबान को प्रॉपर, मतलब आपको मैं आसान लफ्जों में समझा दूं कि वो ग्रेड 3 तक की उर्दू जो थी, ये नहीं कि मैंने किताबें पकड़ी, सिलेबस पकड़े, मैंने चीज़ों को बस जर्नल उस पर डिज़ाइन किया कि बच्चे को लिखना पढ़ना ये बुनियादी सी चीज़ें आ जाएं। उसके लिए मुझे जो भी रिसोर्सेज इस्तेमाल करने पड़े मैंने उनको इस्तेमाल किया, जिस जो जो पैटर्न्स मुझे बनाने पड़े वो मैंने किया। हत्ता कि मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताऊं कि मैंने उसकी ऑनलाइन एक टीचर लगवाई, और वो पढ़ाने को तैयार नहीं थी। वो कहने लगी आपके बच्चे को मैं पढ़ाऊंगी, मैंने कहा हाँ बिल्कुल आप पढ़ाएंगी। वो इस वजह से कि बच्चे को वन मैन शो नहीं चाहिए होता। ठीक है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपने सारे सब्जेक्ट, बेशक आप माहिर तरीन है उनमें, तो आप ही उस्ताद बन के बैठ जाए। एक टीचर लगा दी, और लेकिन करिकुलम मेरे हाथ में था, ये मैंने डिजाइन किया कि इसको करवाना क्या है आपने। और ये बच्चे बनो। इस साल में मतलब 3 क्लास के लेवल की, आप कोई भी बुक उठा लें, आप आफाक का सिलेबस उठा लें, आप ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की उठा लें, या कुछ भी उठा लें, उसकी एक ग्रिप थी उसके ऊपर। और आप यकीन जाने कि 10 साल के ऊपर उसने हाथ खड़े कर दिए कि अब होम स्कूलिंग बंद, और अब हमें स्कूल भेजा जाए। और मैंने पिछले 6 माह पहले उसको स्कूल भेजा, ऐसे ही कि चलो घूम फिर आए, जरा शौक पूरा कर ले। अब यकीन जाने कि ये वो 10 साल का बच्चा है, स्कूल से आके बस्ता रखता है, और बस्ता अगले दिन उधर से ही उठा के स्कूल चला जाता है। और उसके लिए पढ़ाई एक हलवा है स्कूल में, यानी हलवा, बिल्कुल हलवा। और वो मेरे से बिल्कुल बिल्कुल जैसे कोई यूनिवर्सिटी के बच्चे होते हैं ना, जैसे कोई जैसे कोई कॉलेज के बच्चे इंडिपेंडेंटली पढ़ते हैं, कि मेरे सामने सारी बात है, ग्रेड्स आ रहे हैं और मुझे नजर आ रहा है बच्चा 90 86 इस परसेंटेज के ऊपर जा रहा है। तो ये कहाँ बिल्कुल, गया वो ये सारा अगर आठ आपके नौ सामने साल का सफर, जिसमें उसने सिर्फ अलिफ बे सीखी थी, और वो भी खुद ही सीख ली थी, मैंने कोई नहीं ऐसी कोई खास सिखाई थी, वो कायदा पढ़ा था कुरान का। यहाँ पे ये बात जहन में रखने वाली है कि बच्चे फितरतन अल्लाह ताला ने ऐसे बनाए हैं कि वो सीखते हैं। आपने सिर्फ उनको माहौल देना है घर में। यहाँ पे हम बात करते हैं अब कि निसाब का इंतखाब फिर कैसे करें हम, कि हमने उन्हें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है।
और इसके ऊपर मैं सुमैया आपसे पूछूंगी कि आपने अपने जब बच्चों का निसाब का इंतखाब करने का वक्त आया तो फिर आपने किस तरह से इसको डिसाइड किया कि आप क्या उन्हें पढ़ाएंगी। मैं इसमें उरूजबाजी की बात को शामिल करूंगी कि आप बादशाह होते हैं ठीक है। तो लिटरली हम बादशाह होते हैं, हम वो पढ़ाते हैं और वो रिसोर्स जो है वो शामिल करते जाते हैं जो हमें पसंद होता है, जो हमारे बच्चे को पसंद होता है। हम किसी जो है वो एक करिकुलम को, एक किताब को या किसी एक स्कूल का जो है वो करिकुलम उठाकर अपने बच्चे को नहीं पढ़ा रहे होते। लैंग्वेजेस के बारे में जो है वो सबसे बेहतरीन अंदाज कहानियों का होता है, रीडर्स होते हैं। ठीक है, मैं अभी कुछ तस्वीर आप लोगों के साथ किताबों की शेयर करती हूँ जो मेरी लाइब्रेरी का हिस्सा है। ये कुछ कुछ हिस्सा है हमारी लाइब्रेरी का। समझे, होम स्कूलिंग फैमिलीज का एक बड़ा सरमाया जो होता है वो किताबें होती हैं। तो ये कुछ इंग्लिश के रीडर्स हैं जो मुख्तलिफ जगहों से जो है वो मैंने लिए। उफक वालों की, ERI वालों की उफक सीरीज है, ऑक्सफोर्ड के रीडिंग सर्कल्स हैं। उसके अलावा जो है वो ये जो है वो एक्स सीरीज जो है वो ये कहलाती है। इसकी कुछ किताबें मेरे पास जो है वो एक दोस्त के जरिए से जो आई, और इन्हीं को हमने, मेरे बच्चों ने, मतलब मैं इनको कहानी के अंदाज में ही किताबें सुनाया करती थी। और आज क्या होता है, वो खुद जो है वो उन किताबों को पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, और मरियम जो है वो समटाइम्स इनको ये किताबें पढ़कर जो है वो सुना रही होती हैं। फिर वैसे ही जो है वो ये कुछ जो है वो किताबें हैं। हम लोग ब्रेन क्वेस्ट बहुत ज्यादा मैं रिकमेंड तो नहीं करती, ये मुझे भी कहीं से मिली थी, लेकिन ये है कि इसमें कंपाइल्ड जो है वो सारी चीजें मौजूद हैं। इसके अंदर मैथ्स का भी पोर्शन होता है, इसमें इंग्लिश का भी पोर्शन है, इसके अंदर जो है वो साइंस का भी पोर्शन है। तो ये सारी चीजें जो है वो बच्चों को अगर बेसिक्स, और असल में ये इंगेज करने के लिए बड़ी अच्छी चीज रहती है कि मैंने निकाल कर दे दी, बच्चों ने इसमें से अपनी मर्जी के पेज मुंतखब किए, अच्छा हम ये कर लें, तो वो उसमें कुछ सीख भी रहे हैं। और जो है वो उनका एक एंगेजमेंट उनकी मुसलसल जो है वो किताबों के साथ जो है वो रहती है। फिर उसके बाद जो है ये कुछ जो है वो मैं कलरफुल चीजें, जैसे मैं बात कर रही थी, तो ये कुछ इलस्ट्रेटेड डिक्शनरीज हैं जो हमने, इससे ग्रामर कतन नहीं पढ़ी हमने जो आपको जूनियर इलस्ट्रेटेड ग्रामर एंड पंक्चुएशन नजर आ रही है, लेकिन इसकी पिक्चर्स देखकर वर्ड स्ट्रक्चर देखकर सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो देखे जा रहे होते हैं। और इन किताबों को जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो समझे नॉलेज सीकिंग के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बच्चा देखता है, सवाल करता है, खुद पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये कुछ जो है वो रिसोर्सेज हैं जो इंग्लिश के लिए मेरे पास मौजूद हैं। फिर उसके बाद जो है, अब आप इससे अंदाजा कर रहे होंगे कि जब स्कूल में बच्चा जा रहा होता है तो वहां हमें स्कूल का पैटर्न फॉलो करना होता है, हम कोई और किताबें जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते, और टाइम भी नहीं इंट्रोड्यूस होगा। करवाने की बजाय मुझे लगता है सुमैया हमारे बच्चों के पास वक्त ही नहीं होता है कि वो बिल्कुल स्कूल की किताब के अलावा कोई और की किताब उठा सकें। बिल्कुल, दिस इज द एक्चुअल पॉइंट कि उनके पास वक्त ही नहीं होता। अब ये देखें, उर्दू रीडर्स में बच्चे, फिरोज संस की बहुत माशाल्लाह अच्छी किताबें हैं, मैं कहूंगी कि वो किताबें जो है वो जरूर, उसमें हमारा कल्चर भी है, उर्दू के बड़े प्यारे अल्फाज हैं। फिर ERI वालों की जो है वो ये एक रीडर सीरीज है, एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट वालों की, ये मेरे पास मौजूद है। ये जरा बिल्कुल वन लाइनर, बड़े बड़े हरूफ लिखे हुए हैं, बड़े बड़े अल्फाज हैं, तो बच्चों को पढ़ने में जो है वो जरा आसानी होती है। लेकिन जो है वो फिरोज सन्स और पैरामाउंट की बुक्स बहुत अच्छी हैं। ये मेरे पास पंजाब करिकुलम का एक उर्दू कायदा है। तो मुख्तलिफ, मतलब आपको डाइवर्सिटी जो है वो इसके अंदर नजर आएगी कि कोई एक चीज नहीं है जहां से जो है वो पढ़ाया जा रहा है। ये कुछ किताबें हैं, ये उफक महारती मशकें, उसकी ओपन पिक्चर भी मौजूद है। फिर ये कुछ साइंसदानों की, पैरामाउंट की सीरीज बहुत अच्छी हैं इन तमाम मामलात में। जैसे बच्चों को मुझे था कि मैं निशान हैदर से इन वाले अफवाज के लोगों से मुतारफ कराऊं, तो ये एक सीरीज मैंने जो है मंगवाई और फिर इसको हमने कहानी की सूरत में पढ़ा। फिर ये अरमुगान उर्दू है, ERI वालों की ही, इस किताब को मैं इस्तेमाल कर रही होती हूँ, तो इसमें भी बहुत खुले अंदाज में इसको हम पर्टिकुलरली अभी मैं मरियम के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। हम इसमें से रीडिंग करते हैं, इसमें कुछ एक्सरसाइजेस जो हैं वो समटाइम्स हम सॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये तमाम रिसोर्सेज जो हैं वो, हाँ, ये अब मैथ्स में भी हमारे पास डिफरेंट बुक्स है, मतलब कोई एक चीज नहीं कि अच्छा मैंने बस काउंटडाउन उठा ली या ऑक्सफोर्ड की कोई किताब उठा उठा ली। तो उसमें ऑक्सफोर्ड भी है, कुछ और मुख्तलिफ जो है वो किताबें हैं। एक्टिविटी बुक्स जो होती हैं वो भी बहुत मैटर करती हैं। साइंस में मुख्तलिफ इंसाइक्लोपीडियाज, अब ये कलरफुल इंसाइक्लोपीडियाज हैं, बच्चे बड़े अट्रैक्ट होते हैं।
ये एक क्विज है, इसमें भी जो है वो मुख्तलिफ क्वेश्चंस हैं। वो सवाल जब मैं करती हूँ, हम कभी खेल रहे होते हैं, यानी पढ़ाना है तो वो बुक उठा ली, उसमें से मैं सवाल पूछ रही हूँ, बच्चा जवाब दे रहा है। अब वो जिस भी जबान में जवाब दे रहा है, वो बाइलिंगुअल है या उर्दू है, असल चीज़ है लर्निंग, जो मुसलसल जो है वो बच्चों की हो रही है। फिर ये कुछ इस्लामिक स्टडीज से मुतालिक जो है वो कुछ किताबें हैं जो हमारे पास रिसोर्सेज में जो है वो हमने शामिल की हुई हैं, और इनसे जो है वो हम पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये जो है वो कुछ कहानियों की किताबें यहाँ आपको नजर आ रही हैं। फाइक इंसाइक्लोपीडिया है, सिमसिम है, और एटलस जो है वो बहुत अहम। डीके का ये एटलस बहुत अच्छा कलरफुल सा है, तो इसको जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये एक अच्छा जो है वो हिस्सा होता है। फिर ये कुछ कहानियों की किताबें हैं, ये कुछ एक्टिविटी बुक्स हैं। एक्टिविटी बुक्स से बच्चे बहुत इंगेज होते हैं, और ये भी जो है वो डीके और यूएस बोर्न की जो है वो मिल जाती हैं किताबें, तो उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब एक्टिविटी बुक से क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो इंगेज हो जाता है, वो खुद से चीजें जो है वो करने की कोशिश कर रहा होता है। अच्छा, इसमें स्टिकर्स लगाने हैं, वो स्टिकर्स लगा रहा है डिफरेंट कंट्रीज के, और साथ साथ वो वहां पर जो है वो उसको सीखता जा रहा है। अब यहाँ पर रहमा, मैं चाहूंगी आप भी जो है वो उन रिसोर्सेज का जिक्र करें जो आप अपने बच्चों के साथ जो है वो इस्तेमाल कर रही होती हैं। अच्छा, इसके अंदर ये जो साथ साथ में सवाल आप लोगों के देख रही थी, एक तो ये कि ये ऐसा नहीं है कि ये सारा करिकुलम आपने पहले इकट्ठा करना है और फिर उसके बाद होम स्कूलिंग शुरू करनी है। ये इस उसमें बिल्कुल भी ना रहे। मैंने जब होम स्कूलिंग शुरू की तो सिवाय घर में बच्चों की स्टोरी बुक्स के जो एज अप्रोप्रिएट थी, मेरे घर में सिर्फ कागज, ये आपकी स्टेशनरी और ये एक्टिविटीज की ऊट पटांग जो छोटी मोटी चीजें आपको मिल जाएंगी वो थी सिर्फ। और मरियम, उस मतलब मरियम अगर 10 साल आपने की है ये जो आपको रिसोर्सेज नजर आए, ये 10 साल के जमा किया हुआ खजाना है, तो इसमें परेशान नहीं हो कि अच्छा इतनी सारी किताबें हम कहाँ से लेकर आए और फिर ये शुरू ना, करें। ये बड़ा दिलचस्प होता है। मैं भी जब पाकिस्तान आती थी, मैं बुक्स वगैरह लेके जाती थी बच्चों के लिए, होम स्कूलिंग करवाई थी। तो मैं चूंकि ये भी निकलवा वो भी निकलवा, बुक स्टोर पे खड़ी होकर अच्छी छान फटक कर रही होती थी, तो वो मुझे कहते थे आपको कौन सा सिलेबस चाहिए, बच्चे का स्कूल कौन सा है। मैंने कहा सारे स्कूल ही मेरे बच्चे के हैं। तो वो इतने हाँ हैरान होते थे, वो कहते थे ये आप कैसी बात कर रही हैं। मैं बस आप मुझे दिखाते जाएं दिखाते जाएं, और मैं उधर खड़े खड़े ही अपने बच्चे के हिसाब से डिसाइड कर लेती थी कि हाँ ठीक है, ये चीज़ें हो चुकी हैं, और कुछ नई चीज़ें भी मेरे हाथ आ जाती थी, कोई बड़ी मज़े की वर्कबुक्स भी आ जाती थी बड़ी कलरफुल सी, मैं वो भी ले लिया करती थी। मतलब ये चीज़ इस तरह से होती है। मतलब और इसमें अक्सर तो ऐसे मेरे साथ ये हुआ कि कुछ वर्कबुक्स ले ली और उसके बाद वो आज तक खाली पड़ी हुई हैं। मेरे पहले बच्चे ने नहीं यूज की, दूसरे ने नहीं की, तीसरा उसमें इंटरेस्ट ले रहा है। तो ये भी एक बात है कि जो किताब आप घर में लेके आएंगे, बिल्कुल भी वो लाजिम नहीं है कि वो जो जिस बच्चे के लिए लाए हैं वो अब उसको खत्म कर दे। वो डंडा हमने बच्चों के ऊपर नहीं देना है कि भाई अब ये किताब मैं लाई हूं तो इसको खत्म करो। तो वो बच्चों के ऊपर छोड़ देंगे, वो उसमें से क्या, इससे भी आपको बच्चे का लर्निंग स्टाइल पता चलेगा कि उसे उस किताब, किसी मेरे एक बच्चे को सिर्फ क्विज वाली चीज पसंद है, एक को सिर्फ रीडिंग वाला मटेरियल पसंद है, एक को वर्ड सर्च पसंद है। तो हर बच्चे की अपनी चॉइस आपको इस तरह से किताबों में नजर आएगी। अगर आप मेरे रिसोर्सेज पूछें तो मैं आपको ये कहूंगी कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है होम स्कूलिंग में, जो आप फीस, जिस तरह रजिस्ट्रेशन फीस आप जाके देते हैं ना बच्चे की, आप प्रिंटर खरीद लें। आप प्रिंटर खरीद लें, आजकल दुनिया ऑनलाइन है, आपको पूरी पूरी किताबें भी नहीं खरीदनी पड़ेंगी। सिर्फ जो आपके बच्चे को चाहिए आप वो प्रिंट निकालेंगे और बच्चे को दे देंगे, और बच्चा सुकून में रहेगा। ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत सारे मौजूद हैं, इंशाल्लाह लिंक्स और ये सारा कुछ आप लोगों को ग्रुप में भिजवा दिया जाएगा। कि क्लेवर लर्नर्स एक बिल्कुल बेसिक वेबसाइट है, कुछ भी नहीं है उसमें, कोई पेमेंट नहीं है। बेसिक बच्चों की बुनियादी, हमारे पास क्योंकि 1 0 से 7 तक के बच्चे बहुत ज्यादा हैं इस ग्रुप में, आपको बेसिक सारी वर्कशीट्स वहां से मिल जाएंगी। ये खान एकेडमी किड्स है, 7 to 12 बड़ी एज के बच्चों के लिए पूरे पूरे उनके कोर्सेज डिजाइन हुए फ्री पड़े हुए हैं। आपने सिर्फ अकाउंट बनाना है, बच्चे को वहां से कोई ना कोई वीडियो देख के आप दिखाते हैं। पेड की तरफ आते हैं तो ट्विंकल की वेबसाइट है, उसके ऊपर प्रेजेंटेशंस तक बनी पड़ी हैं। और मजे की बात कि जब मैं उस वेबसाइट से पढ़ाना शुरू किया
यहाँ पर खतर में एक ब्रिटिश स्कूल इतना बड़ा है जिधर मेरी दोस्तों के बच्चे जाते थे, और वो आके कहती थी यही तो करिकुलम है हमारे स्कूल का। मतलब वो इतना बड़ा स्कूल उस करिकुलम पे चल रहा था जो मैं अपने बच्चों को घर में करवा रही थी। तो इसका मतलब है कि करिकुलम कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ डिलीवर करना है, और बस वो अपनी जुबान में अपने हिसाब से बच्चे के कॉन्सेप्ट को देखते हुए आपने वो सिर्फ उसको चिल होके वो आपने उसको डिलीवर कर देना। तो रिसोर्सेज वक्त के साथ साथ बिल्ट होते हैं। पहले बच्चे पे आप मुख्तलिफ तजर्बे करते हैं, कि दूसरे पे मैं तो आपको मुख्तलिफ कहूंगी तजर्बे। कि बच्चों के साथ ही ना हम भी पढ़ने पड़ जाते हैं, हम भी बिल्कुल, सीखते वो वैसे भी हमने पढ़ना पढ़ना ही होता है। यानी जब हम स्कूल भेजते हैं बच्चे को, तो तब भी तो हम कर ही रहे होते हैं ना, उसके पेपर की तैयारी, ऐसा लग रहा होता है हमारे पेपर चल रहे हैं। तो अच्छा, बहुत सारी चीजें जो हमारे इल्म में नहीं थी, इल्म को इल्म की कॉन्टेक्स्ट में रखें कि ये बहुत वास्ट है, ये बहुत आगे जाने वाली चीज है, ये खुली हुई चीज है, इसको बंद नहीं करना। ना किताबों के अंदर बंद करना है, ना डिवाइसेस में बंद करना है, ना स्कूलों की चार दीवारी में बंद करना है, ना इवन घर की चार दीवारी में बंद करना। जहां से मिलेगा वहां से जाके बस ले लीजिए, चाहे वो एक लफ्ज ही क्यों ना हो। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर आप रहेंगे तो आपको किताबों का वो खत्म करवाना, किताबों को जीरो से एंड तक वो चीजें करवाना, आपको उस चीज की टेंशन खत्म हो जाएगी। इसका आ, नतीजा मैं आपको बताऊं, इसका एक नतीजा मैंने अपने दो बच्चों में यानी ये चीज़ देखी कि यानी इस तरह से ओपन एंडेड उन्हें इल्म के बच्चे लाइब्रेरी जाना पसंद करते हैं। बच्चों को बुक्स चाहिए और इतनी चाहिए कि बच्चे खिलौनों के लिए रोते हैं ना, वो किताबें लेने के लिए रो रहे हैं। ठीक है ना, उनकी लड़ाई ये हो रही है। और उसके बाद यानी कि जब रीडिंग और वो ये चीज़ इतनी ज़्यादा कसरत से बच्चों के अंदर आती है, आप यकीन जाने कि ये पढ़ाइयाँ, ये जो सेटअप्स की प्रॉपर मतलब रस्मी तालीम है स्कूलों में, ये तो इन बच्चों के लिए बिल्कुल हलवे की तरह होता है। कुछ भी नहीं रह जाता इसके बीच में, कुछ भी नहीं है। और वो ऐसे ऐसे टिकटें, और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाह रही हूँ कि जो चीज़ है वो ये कि बच्चे टाइम से बहुत पहले बहुत रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। मुझे अपने 10 साल के 9-10 साल के बच्चे को कभी भी नहीं पढ़ाना पड़ा। मुझे अपनी 12 साल की बच्ची को कभी भी नहीं पढ़ाना पड़ा। अब वो बहुत मतलब इस तरह से रिस्पॉन्सिबल है जैसे मेरा यूनिवर्सिटी में जाता हुआ बच्चा रिस्पॉन्स, बल्कि मैं कहूँगी कि जिसको मैंने 3 साल का स्कूल डाला था उसे मुझे आज भी कहना पड़ता है कि पढ़ाई कर लो, और इनको मुझे कहना पड़ता है बस सब बंद कर दो, काफ़ी हो गई है। आप लोग ये मैसेजेस में परेशान ना हो, आप लोगों को ग्रुप में लिंक्स और ये रिसोर्सेज वगैरह इंशाल्लाह साथ साथ बताते दे जाएंगे। हम भी ऐसे ही सीखे हैं, आप लोग भी इंशाल्लाह सीख जाएंगे। अपने इर्द गिर्द जब आप जाएं, आप ये स्टेशनरी की दुकान पे जाएं, वहां से किताब उठा के कोई भी करिकुलम की भी देख लें, जिसमें ऑब्जर्व करें कि अच्छा इसमें ऐसा क्या है जो मैं अपने बच्चे को सिखा सकती हूँ। अगर तो वो आप सिखा सकते हैं तो वो ले लें। और इसके बाद रिसोर्सेज में ऑनलाइन रिसोर्सेज की भी लिंक्स इंशाल्लाह ग्रुप में आपको भेज दिए जाएंगे। ये जो है इनकी नखला सीरीज जो है, ये उर्दू में अपने बच्चों को, आपको नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा? पता नहीं, मेरा ख्याल है शायद नहीं नजर आ तीन रहा। ये नखला सीरीज है उर्दू की। ये उर्दू मैंने अपने बच्चों को इधर से पढ़ाई है, और साल डेट पहले मैंने शुरू की थी, वो आफाक 5 सालों की आफाक उर्दू की पढ़ चुके हैं, रहमी आफाक साहब ने वालों की। आफाक की। जी हाँ, ये आफाक वालों का है। और ये मतलब 1.5 साल में उन्होंने 5 साल ग्रेड तक की, उससे पहले मैंने उन्हें उर्दू नहीं पढ़ाई है। तो वो अब अगर 5 ग्रेड्स पढ़ चुके हैं तो कैसे पढ़ चुके हैं? वो 1.5 साल में पढ़ लिया उन्होंने, जो शायद वो स्कूल में 5 साल में पढ़ता है। वो उस उर्दू दिन तो और आफाक वालों की हाईली रिकमेंडेड है। मतलब बिल्कुल मैंने उनकी इससे अच्छा सारी, सिलेबस कहीं पे भी नहीं देखा एज ए और लैंग्वेज। उसमें इंटीग्रेट उन्होंने बहुत अच्छा सा किया हुआ है। अरेबिक कहाँ से पढ़ाएं? अरेबिक के लिए ऑनलाइन टीचर्स बेतहाशा मौजूद हैं। अरेबिक की भी जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं, इंशाल्लाह उनकी भी पिक्चर्स मैं आप लोगों को बुक्स की फॉर्म में जो है वो ग्रुप में इंशाल्लाह शेयर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी शेयर करेंगे तो वो गायब हो जाएगा, आप लोग उसको सेव नहीं कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह ग्रुप में ये रिसोर्सेज भेज दिए जाएंगे।
हमारे पास शुमाइला और वो आ गए हैं। अ, जी, शुमाइला मिनहाज हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा ठीक है। अ, हम अब अगले नुक्ते की तरफ आते हैं कि हमें एक ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो वालिदैन के जहन में उभरता है कि होम स्कूलिंग, अभी यहाँ सवाल भी आया था कि होम स्कूलिंग किस उम्र से करवानी है और कब, किस उम्र तक करवानी है। तो एक बात जहन में रखें कि होम स्कूलिंग की कोई उम्र नहीं है कि जी बच्चा पैदा हुआ है वो इसका मतलब है वो घर में है, वो आपका इल्म हासिल करना शुरू कर चुका है। तो उसकी स्टार्टिंग एज तो कोई भी नहीं है। स्टार्टिंग एज के लिए आप परेशान ना हो, वो आपके अंदर से सीख रहा है, वो शुरू हो चुका है। एंडिंग स्टेज के लिए हमें एक, फिर जाहिर है हम इस सोसाइटी में मूव करते हैं, हमें एक टेंशन होती है कि भाई अब आगे वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में कैसे जाएंगे। इधर कतर में तो अगर आपके पास बच्चों के पास पिछली क्लास का रिजल्ट ना हो तो उन्हें स्कूल में एडमिशन भी नहीं मिलता। तो जब मैंने यहाँ पे बच्चों को होम स्कूलिंग करवानी थी तो एक ये था कि अगर बीच में मुझे करवाना पड़ गया उनका एडमिशन तो मैं क्या करूंगी, उनके पास तो पिछली क्लास का सर्टिफिकेट ही नहीं होगा। तो मेरे लिए बहुत आसानी हो गई इस चीज को तय करने में कि बस ठीक है डायरेक्ट ओ लेवल्स ही करेंगे, मैंने किसी बीच में क्लास में डालना ही नहीं था, क्योंकि वो बखेड़ा ही खत्म। तो अब हमारे पास मौजूद हैं हमारी एक बहुत ही अजीज शुमाइला मिनहाज हैं जिनके बच्चे ओ लेवल्स उन्होंने होम स्कूलिंग की है और उनके बच्चे ओ लेवल्स के उस पर पहुंच चुके हैं और उन्होंने दाखिला करवाया है या सारा करवाया। उनसे पूछते हैं कि वो कैसे उन्होंने इस प्रोसीजर को आगे लेके गई। अह, जी जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम शुमाइला मिनाज है और मैं पिछले 6 साल से अपने बच्चों को होम स्कूल कर रही हूँ। तो पहली चीज़ तो ये कि हमें पहले अपने आप को ये क्लियर करने की ज़रूरत है कि हमें बच्चे को ओ लेवल कराना है या हमें बच्चे को मैट्रिक या इंटर की तरफ लेके जाना है। तो सबसे पहले तो आपको अपना एक होमवर्क कंप्लीट करना है। अगर जैसे कि मैं सऊदी अरब में हूँ और आपने कहा आप कतर में, तो अगर कतर की या सऊदी अरब की या किसी जीसीसी कंट्री में आपने अपने बच्चे को यूनिवर्सिटी भेजना है, ये देखें हम ये सोचते हैं कि यूनिवर्सिटी तो बहुत दूर है अभी क्या सोचना। लेकिन हमें अपना होमवर्क और अपना दिमाग मिज़ा अब जो माइंड है वो क्लियर रखना है। तो अगर आपने अपने बच्चे को किसी सऊदी या किसी जीसीसी कंट्री की यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाना है, तो ये बात तो तय है कि यू नीड अ स्कूल सर्टिफिकेट। स्कूल सर्टिफिकेट के बगैर यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन नहीं मिलता। जैसे कि यहाँ स्कूल्स में नहीं मिलता, आपने अभी कहा। तो ये एक चीज़ है कि फिर आपने ये सोचना ज़रूरी होता है कि भई फिर हमें होम स्कूलिंग को कंटिन्यू करना है या वी नीड टू सेंड आवर किड्स टू स्कूल। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, अगर हम जीसीसी कंट्री में रहते हैं या हम पाकिस्तान से बाहर कहीं भी रहते हैं और हमारा प्लान ये है कि आगे बच्चे की फर्दर स्टडीज़ के लिए हमें उसे पाकिस्तान भेजना है, तो उसका एक अलग क्राइटेरिया है। उसका क्राइटेरिया ये है कि पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको सब्जेक्ट चॉइसेस की प्रेफ़रेंसेस रखनी है। ये मैं ज़रा एंड पे आती हूँ उस पे। पहले मैं ज़रा मेन चीज़ें क्लियर कर लूँ। फिर अभी किसी ने सवाल किया, फिर एक सवाल ये भी अराइज़ होता है कि कब इस शुरू कराया जाए ओ लेवल या आईजीसीएसई। बेसिकली ओ लेवल, आईजीसीएसई दोनों सेम चीज़ें। आप क्या, मैं आसानी के लिए लोगों को बोलती हूँ गोरो वाला मैट्रिक। तो आप ये कह सकते हैं कि बेसिकली ये भी एक मैट्रिक की दूसरी ब्रांच है। तो कब शुरू करवाएँ? देखिए, होम स्कूलिंग का तो पूरा ग्रेस ही ये है कि आपने बच्चे को फैसिलिटेट ही ये देख के करना है कि उसकी प्रेफ़रेंसेस क्या हैं या उसकी क्यूरियोसिटी का क्या लेवल क्या है। तो इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि ओ लेवल के एग्ज़ाम की भी कोई एज नहीं है। मतलब 9 साल का, 10 साल का, 11 साल का बच्चा कोई भी ओ लेवल या आईजीसीएसई का एग्ज़ाम दे सकता है, ठीक है? और एक और मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग जो है वो ये है कि आपको ये भी ज़रूरत नहीं है कि एक साथ सारे सब्जेक्ट्स दें। जैसे हमने अपने मैट्रिक, इंटर में 5 सब्जेक्ट एक साथ पढ़े, ये भी ज़रूरत नहीं है, आप एक-एक करके भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक और बात क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने ये चीज़ क्लियर नहीं की कि आप किस जगह अपने बच्चे को आगे पढ़ने भेजेंगे, तब भी ये एक चीज़ जो सब्जेक्ट की मैं बात कर रही हूँ, एक तो सब्जेक्ट की चॉइस की प्रेफ़रेंसेस डिपेंड करती है, आपकी यूनिवर्सिटी और आगे के करियर में क्या आपको लेना है। और दूसरा ये कि सपोज़ करें आपने सोचा है तमन्ना बच्चे को को यूके यूके या यूएसए किसी यूनिवर्सिटी में भेजना है, तो वहाँ पर भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ यूके की,
तो इंग्लैंड में ऐसा कोई रूल नहीं है, बट स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटीज़ में ये रूल है कि उनको भी ये होता है कि 7 पूरा क्यों नहीं किया आईजीसीएसई। तो वहाँ पर भी अगर आपने अपने बच्चे को भेजना है, या आप अगर वहाँ रहते हैं या आप जाने वाले हैं या जो भी कुछ है, तो भी आपको ये सोचना पड़ता है कि फिर हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक एग्ज़ाम अभी दिलाएँ और एक 1 साल बाद। अच्छा, एक तीसरी चीज़ और है इंटरेस्टिंग इनकी, वो ये है कि साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं। क्या आप एक दफ़ा में, फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मई जून में होता है और एक अक्टूबर नवंबर में होता है एग्ज़ाम आईजीसीएसई का। और ओ लेवल का भी कुछ ऐसे ही होता है, उनका शायद जुलाई अगस्त में होता है और दिसंबर जनवरी में होता है, इस तरीके से। तो आप 1 साल में ऐसा भी कर सकते हैं कि बच्चे ने एक बार एक पेपर की तैयारी करके वो दे दिया, फिर अगली बार दूसरा दे दिया। ठीक है? तो ये तो बेसिक चीज़ें हो गई। अब आते हैं, थोड़ा-सा इसको और डीपर करते हैं। अब जैसे मैंने आपको बोला कि अगर किसी का प्लान है कि अपने बच्चे को पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाने भेजना है, तो पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास इंग्लिश इंग्लिश और मैथ्स 2 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं आईजीसीएसई और ओ लेवल के। बाकी आप चूज़ कर सकते हैं, देयर आर मैनी सब्जेक्ट्स अवेलेबल। अच्छा, उसमें भी आपको देखना पड़ता है, फॉर एग्जांपल कतर और सऊदी अरेबिया जो है वो ज़ोन सी में आता है, तो उनके पास कौन-कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, आपने वो चूज़ करने होते हैं। पाकिस्तान में कौन से अवेलेबल हैं, आपने वो चूज़ करने होते हैं। बहुत स्मूथ तरीका है, प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे आप ओ लेवल्स या जीसीएसई आराम से कर सकते हैं, ट्यूशन्स के उस पे, बल्कि अब तो बच्चे यूट्यूब पे देखकर भी प्रिपरेशन कर लेते हैं। खैर, तो पाकिस्तान में आपने बच्चे को पाक स्टडी और उर्दू का एग्ज़ाम ज़रूर दिलाना है, अगर वहाँ पर उसने कॉलेज या यूनिवर्सिटी करना है। तो आप दुनिया में कहीं पर भी हैं और कहीं से भी आप जो है वो ओ लेवल और आईजीसीएसई प्राइवेट कर रहे हैं, अगर एजुकेशन आगे पाकिस्तान में परस्यू करनी है, तो आपने ये 2 सब्जेक्ट ज़रूर चूज़ करने हैं। अब सब्जेक्ट चूज़ करने की अगर हम बात करें, तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि इतने छोटे बच्चों को तो माइंड ही क्लियर नहीं होता अभी कि वो क्या करे। तो उसके लिए बहुत सारे सेफ ऑप्शन हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इतना तो पता होता है कि बच्चे ने डॉक्टर बनना है या नहीं बनना। जिस बच्चे ने डॉक्टर बनना है, तो उसने फिर बायोलॉजी मस्ट लेनी है, केमिस्ट्री मस्ट लेनी है, फिजिक्स मस्ट लेनी है, मतलब तीनों साइंसेस, उनके अलग-अलग तीनों साइंसेस आपने करनी ही करनी है। अगर आपके बच्चे का इंटरेस्ट डॉक्टर नहीं बनना, उसने उसने फार्मासिस्ट नहीं बनना, उसने केमिस्ट नहीं बनना, किसी मेडिकल प्रोफ़ेशन में नहीं जाना, तो आपने उसको क्या करना है कि आपने उसको बायोलॉजी का एग्ज़ाम नहीं दिलवाना, सिर्फ़ केमिस्ट्री, फिजिक्स करवानी है। तो एक तो इंग्लिश और मैथ्स आपने कंपल्सरी करना है, प्लस आपने 2 साइंसेज़ कर ली, ठीक है? ये आपके 4 सब्जेक्ट्स हो गए, 6 प्लस सब्जेक्ट्स आपने करने होते हैं। फिर एंटरप्रेन्योर्स का दौर है ये, तो टू बी सेफ आप अपने बच्चे को बिज़नेस स्टडी दिला सकते हैं, तो ये आपके हो गए 4 सब्जेक्ट्स। फिर उसके बाद आता है कि भई कंप्यूटर साइंस दूसरे दूसरे ऑप्शन है बच्चे का, तो कंप्यूटर साइंस में सीएस कंप्यूटर साइंस है एक, और एक है आईसीटी। उन दोनों में से कोई सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। अब जो इंटरेस्टिंग पार्ट है बीइंग अ होम स्कूलर, वो ये है, जो लोग सवाल कर रहे हैं कि कब शुरू किया जाए। अब जैसे कि मैं अपनी एग्जांपल लूँ अब, तो हुआ ये कि जब हम होम स्कूलिंग करते रहे 4 साल में, वी वर एक्चुअली रैन आउट ऑफ टॉपिक्स। हमारे पास कुछ नहीं था कि अब और क्या पढ़ें, इतना कुछ कर लिया। क्योंकि जो स्कूल और होम स्कूलिंग में जो एक मेन डिफरेंस है ना, पहली चीज़ तो ये है कि मैं कभी भी किसी को भी ये बात नहीं कहती कि होम स्कूलिंग इज़ वेरी इजी जॉब। बच्चा सुबह उठता है और वो एक फरिश्ता है, मैं उसको एक चेकलिस्ट देती हूँ, वो सब कर लेता है और फिर वो सब आसान हो जाता है, ऐसा नहीं है। हर बच्चा अलग है, हर बच्चे को उसके हिसाब से फैसिलिटेट करना है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि होम स्कूलिंग इज़ अ वेरी स्मूथ रोड कि बस हम चलते जा रहे हैं और बस सब कुछ होता जा रहा है, ऐसा नहीं है। अप्स एंड डाउन आते हैं। कभी आपको लगता है कि आप बच्चे को वैसे नहीं सब पढ़ा पा रहे या वैसे फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे, कहीं बच्चे को लगता है कि नहीं अब मैं बोर हो गया हूँ, तो आपको बार-बार उसको करिकुलम या उसका आप कह लें कि जो एक पढ़ाने का या उसको समझाने का तरीका है, वो भी चेंज करना पड़ता है। बहुत बार आपको कस्टमाइज़ करना पड़ता है बच्चे के हिसाब से। तो अब बच्चों ने ये किया कि उनको लगा, क्योंकि एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर हम चाइल्ड साइकोलॉजी की थोड़ी-सी बात करें, कि बच्चों को जो है ना, वो आसान काम से ज़्यादा मुश्किल काम पसंद है। अब होता ये है कि बहुत सारे छोटे बच्चे हैं, अगर आप उनको बैठ के बोलें कि बेटा ये उर्दू, इंग्लिश, मैथ्स पढ़ लो, उनको लगेगा दिस इज़ सो बोरिंग, कब तक मैं उर्दू, इंग्लिश, मैथ्स पढ़ूँगा। आप उसी बच्चे को बोलेंगे साइंस पढ़ लो, वो बोलेगा कब से साइंस पढ़ रहा हूँ। अगर आप उसी बच्चे को बोलेंगे लेट्स डू केमिस्ट्री टुडे, तो वो बच्चा एकदम से हैरान होता है कि मुझे केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, आई एम जस्ट 8 ईयर ओल्ड या 7 ईयर ओल्ड या 9 ईयर ओल्ड। तो इस तरीके से हमने जो स्टार्ट किया, वो हमने ऐसे स्टार्ट किया कि बच्चों को खुद शौक हुआ, क्योंकि आजकल वही बात है कि एंटरप्रेन्योर्स का दौर है,
तो बच्चों को हुआ कि हमें बिजनेस स्टडी में इंटरेस्ट हो रहा है। तो बीइंग अ होम स्कूलर हम ये तो नहीं बोलते कि अभी तो आपकी उम्र नहीं है, यू आर जस्ट वेरी यंग, यू आर जस्ट 8 ईयर ओल्ड। तो अभी बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंटरनेट की वजह से आपके पास बहुत चीज़ें आ गई हैं, और बहुत सारे ऐसे लाइक माइंडेड लोग हैं आपके होम स्कूल कम्युनिटी में, आपको मिल जाएंगे कि जिन्होंने खुद बिजनेस स्टडी किया हुआ है। आप उनसे बात करें और आप एक छोटा सा कोर्स डिज़ाइन करवा दें कि भाई कोई बेसिक बिजनेस की सारी स्ट्रेटजीज मेरे बच्चे को सिखा दो। वहाँ से आपको क्लियर होगा कि मेरे बच्चे का इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में है कि नहीं है। इस तरीके से आप अपने 9 साल के या 8 साल के या 10 साल के बच्चे को भी आईजीसीएसई की जो बिज़नेस की किताब है ना, उसकी बेसिक्स पढ़ा सकते हैं, और इसमें कोई यहाँ बहुत पे टाइम नहीं लगता। शुमाइला, यहाँ पे जी, जी। आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि भाई कोई भी जिसने यूनिवर्सिटी से बिजनेस स्टडीज पढ़ी हैं, आखिर वो अपने ऊपर क्यों नहीं भरोसा करता कि वो बिल्कुल, टॉपिक बच्चों को पढ़ा सकता है। भाई वो आप टीचर लग जाएंगे स्कूल में तो जाके पढ़ा लेंगे ना, तो अपने बच्चे को क्यों नहीं वो टॉपिक्स पढ़ा देते जो आपने अपनी यूनिवर्सिटी में सीखे थे। तो इसलिए ये वाला काम वाकई में करना चाहिए कि भाई जो जो आपने पढ़ाई की हुई है या इर्द गिर्द आपके किसी ने की हुई है, उनसे बच्चों को पढ़वा दें। कोई इतनी बड़ी वो साइंस नहीं है कि इसके अंदर हम इसको सोचें कि जो कोई हाई लेवल टीचर लेके आएंगे और फिर पता नहीं क्या होगा। तो जी, दिस इज़ द बिगिनिंग। इस तरीके से हुआ कि फिर हमने खुद अपने कोर्सेज़ डिज़ाइन किए। और एक और बहुत बिल्कुल। इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मैं अपनी बात करूँ बीइंग अ होम स्कूलर, मेरे बच्चों को जो टीचर्स पढ़ाते भी हैं, तो मैं वो भी ढूँढती हूँ कि मुझे वो होम स्कूल स्ट्रैटेजी वाले मिलें, और जिनकी अप्रोच भी हो होम स्कूलिंग वाली, और वो लाइक माइंडेड हो। क्योंकि मैं एक हम्म। बात बहुत बोलती हूँ अपने सेशंस में और हर जगह, कि मुझे टीचर्स नहीं चाहिए, मुझे मेंटर चाहिए मेरे बच्चे के लिए, क्योंकि टीचर तो सिर्फ़ पढ़ाता है और चला जाता है। मेंटर तो वो बिल्कुल। होता है ना कि जो मशाल राह का जो एक करैक्टर है हमारा, तो हमें वो हम्म। इंसान चाहिए। अब उसके लिए प्रॉब्लम ये है कि लोगों को ट्रस्ट नहीं होता ना अपने ऊपर कि मैं वाक़ई ये चीज़ पढ़ा सकती हूँ। तो उनको ट्रस्ट हम्म। देना पड़ता है उस टीचर को, कि नहीं तुम पढ़ा सकती हो, ये मेरा बच्चा है। और जब भी किसी नई टीचर से बात करती हूँ कि कोई कोर्स डिज़ाइन करो मेरे बच्चे के लिए, तो मुझसे बोलते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि मतलब मैं बच्चे को क्या पढ़ाऊँ? तो मैं उसको बोलती हूँ कुछ भी नहीं चाहती। मैं बस ये चाहती हूँ कि 3 महीने बाद मेरा बच्चा आके मुझे ये बोले कि आई लव दिस सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल फिजिक्स, मेरी अभी 10-11 साल वाली बेटी एक फिजिक्स का कोर्स कर रही है, फाउंडेशन फिजिक्स के नाम से। और उसमें ये है कि आईजीसीएसई वाली ही बुक से हमने बेसिक्स से स्टार्ट कराया है। अब वो टीचर ने मुझे कहा, मेरी बच्ची ने मुझे कहा आई हेट फिजिक्स। मैंने उससे कहा कि मैं बस 3 महीने बाद ये सुनूं कि मनहा आके मुझे ये बोले कि आई लव फिजिक्स, बस मुझे ये चाहिए। आपने जो करना है आप करें, बस यू हैव टू मेक श्योर कि माई किड शुड फॉल इन लव विद दैट सब्जेक्ट। तो वो कनेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। अब हमने इस तरीके से रखा कि मेरी बेटी को बुक्स रीडिंग का बहुत शौक था, तो मैंने सबसे पहले उसको आईजीसीएसई इंग्लिश दिलवाया एज फर्स्ट लैंग्वेज, क्योंकि उसमें सिर्फ डिफरेंट काइंड ऑफ राइटिंग्स हैं। उसके लिए एक ट्यूशन देख ली, उसने 7 मंथ्स वो ट्यूशन ली, वो ट्यूशन पढ़ी, प्रैक्टिस की, उसने आईजीसीएसई का इंग्लिश एज़ फर्स्ट लैंग्वेज दे दिया, शी इज़ 13 ईयर ओल्ड। उसके बाद फिर उसको बिज़नेस स्टडी का शौक था, उसकी मैंने, चूँकि मुझे ज़्यादा ट्रस्ट अपनी फैमिली पे ज़्यादा होता है, तो उसकी अपनी खाला ने उसको पढ़ाया, ऐसे ही एक पहले कोर्स डिज़ाइन किया, जो कि आईजीसीएसई की बेसिक से था, वो कराया गया। उसके बाद फिर उसको आईजीसीएसई की पूरी बुक पढ़ाई, फिर एक प्रोफेशनल टीचर को एंड में हायर किया कि जस्ट टू मेक श्योर कि उसका रिवीजन और पास्ट पेपर्स वो सॉल्व करवा दें। एंड नाउ शी इज गोइंग टू अपेयर इन आईजीसीएसई बिजनेस स्टडी एग्जाम। सो दिस इज द थिंग कि हम बहुत सी चीज़ों को समझते हैं कि बहुत मुश्किल है, लेकिन हम सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे होते। तो उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यू शुड सराउंड योर सेल्फ विद योर लाइक माइंडेड पीपल, कि आपके जो लाइक माइंडेड लोग हैं ना, या आप जो करना चाह रहे हैं, ये तो हदीस भी है ना कि दोस्त आप उनको बनाएं जैसे आप खुद बनना चाहते हैं। तो अब आप अगर बिल्कुल। ऐसे लोगों से मिलेंगे, तो फिर आपको आइडियाज़ भी मिलेंगे। और कोई मुश्किल नहीं है, इंटरनेट के दौर में आपको ऐसे बहुत कोर्सेज़ मिल जाएँगे। हमारे अपने प्लेटफ़ॉर्म पे हम बिज़नेस का कोर्स कराते हैं, मैथ्स, साइंस सब करा रहे हैं। बल्कि दुरुस्त सुमैया भी खुद बहुत अच्छी मैथ्स पढ़ाती हैं। सही। ठीक है, जज़ाकल्लाह शुमाइला, बहुत बहुत आपका वक्त देने का, ये बताने का थैंक यू कि सो ये मच। इतनी बड़ी साइंस नहीं है कि हम इतना परेशान हो। ये कर लेंगे जब वक्त आएगा, आप बच्चों को पेपर दिलवा देंगे। कोई इतनी बड़ी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अभी मेजॉरिटी हमारे पास जो ऑडियंस है, अगर छोटे बच्चों की है, तो वो इस एक खदशे के अंदर थी कि अच्छा पता नहीं क्या हो जाएगा, तो उनके लिए ये रखा गया।
हमारे पास दूसरी मौजूद है, लुबना मौजूद है, जिनके बच्चों ने मैट्रिक किया है। ये तो ओ लेवल्स की एग्जांपल आईजीसीएसई की आपको दी। प्राइवेट मैट्रिक को किस तरह से किया है? जी लुबना, अस्सलाम वालेकुम, बताइए वालेकुम आप। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर जो है ना आप सबको मतलब मिल रही हूँ, यानी वर्चुअली आप लोगों से मेरी हो रही है, वरना और आज बस बहुत ही जल्दी जल्दी में मुझे पता चला ना, मुझे कोई वाकफियत भी नहीं है किसी के साथ। लेकिन आई गेस हना आई आई डोंट नो कि आप लोगों में से कौन सब जानते हैं कि नहीं, क्योंकि मैं खुद होम स्कूलिंग का हिस्सा हम लोग तभी बने जब फर्स्ट टाइम जब मैं हम लोग को होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट और ये सारी चीजें समझ में आई, और जब इसमें हम लोग हुए एंड हमने सोचा कि अब हमने अपने बच्चों को करवाना है, तो सबसे पहले हना से ही हमारे मतलब मैंने राब्ता किया। मैं आपको सबसे पहले अपना बता देती हूँ कि मेरे हस्बैंड जो है ना वो और इसमें एयरफोर्स में थे तो उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले ली क्योंकि दीन की तरफ थोड़ा रुझान हो गया। तो बस यही सोचा कि भाई फुल टाइम अब इसी तरफ चलेंगे, और बाकी उसके साथ साथ जो भी चीजें हैं, तो बस और उससे एक साल पहले ही हम ये सोच चुके थे कि हम लोगों ने होम स्कूलिंग करानी है। उस वक्त मेरे बच्चे बड़े मेरे चार बच्चे हैं माशाल्लाह, तीन बेटे हैं एक बेटी सबसे छोटी, और जो बड़ा है अब जब उसको होम स्कूलिंग हमने करवाना स्टार्ट की थी वो थर्ड तक हम स्कूलिंग उसकी चली है। उसके बाद से उसको फिर हिफ्स वो कर रहा था, तो फिर हिफ्स उसका माशाल्लाह मुकम्मल हुआ। तो अब उसकी उम्र 17 साल है, बल्कि 18 होने वाली है इंशाल्लाह अगले महीने। तो अभी वो राइट नाउ वो हम लोग उसको वर्चुअल यूनिवर्सिटी से वो कर रहा है बीएस इन कंप्यूटर साइंस। तो उसके बाद हिफ्स के बाद उसका हम लोगों ने यही मैट्रिक में एडमिशन करवाया, और उसके बाद फिर उसका जो है ना ये उसने किया आईसीएस किया। तो उसके बाद अब जो है वो इसमें यहाँ है। और दूसरा वाला बेटा जो है वो अभी 10th में है, वो भी अभी मैट्रिक का इंशाल्लाह बस अब एक ही महीना और कुछ रह गए हैं, कुछ दिन उसका स्टार्ट होने वाले हैं बोर्ड एग्जाम्स। तो बस इस लुबना, तरह से ये है। बताएं कि क्या बच्चों का मैट्रिक में एडमिशन करवाना, कोई एक प्राइवेटली भिजवाना और ये सब कुछ, इसमें कोई ऐसी है इशू पाकिस्तान में रहते हुए कि भाई? नहीं नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है। बल्कि बहुत दफा ऐसे वैसे तो मेरे दोनों बच्चों का के सब्जेक्ट्स जो हैं वो अभी तक यानी कोई ऐसा नहीं हमारा हुआ कि साइंस के हमने वो वाले बायोलॉजी वाले सब्जेक्ट्स तो नहीं थे, बायोलॉजी तो नहीं रखवाई। और हमने ये सुना था कि भाई प्रैक्टिकल्स में इशू आएगा ये वो, लेकिन वो भी नहीं है। हमने और भी जिन जिन लोगों के साथ कोई हमारा जो राब्ता है उन्होंने यही बताया कि नहीं हो जाता है आराम से। और ये है कि हमने अपने बच्चे जो है ना 9th 10th में हमने आखिरी जो 3 माह होते हैं वो एग्जाम से कुछ 2-3 मंथ्स पहले हमने बच्चों का एडमिशन एकेडमी में करवा दिया। सही। जो बड़ा बेटा है ना उसका एडमिशन तो हम लोगों ने किसी स्कूल के थ्रू ही भेजा है, और वो भी आपको बहुत यहाँ पर सोर्स आपके अपने सोर्सेज इतने सारे होते हैं जो आपको हेल्प आउट कर देते हैं। जिस तरह मेरा बच्चा जिस मदरसा में उसने हिफ्स किया ना, तो जो उनके प्रिंसिपल थे तो उनका अपना बेटा भी हाफिज था और वो स्कूल जाता था, तो उनके थ्रू ही उनके काफी कांटेक्ट से तो उन्होंने हमारा करवा दिया आराम से। बल्कि उसके अलावा फिर बाद में हमें जब क्योंकि जाहिर है वो पहला पहला बच्चा था तो उसकी दफा हमें अवेयरनेस उतनी नहीं थी, लेकिन फिर हमें ये पता चला कि हम ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। तो अभी सेकंड बेटे का हमने खुद से प्राइवेट उसका हमने एडमिशन करवाया, और हमने अपने घर के करीब ही कोशिश की कि भाई कि यहाँ पर ही उसका जो है ना वो बन जाए, सेंटर बन जाए। सही। तो क्योंकि बड़े बेटे की दफा थोड़ा सा सेंटर के प्रॉब्लम्स हुए थे, वो दूर सेंटर्स बना था जहां पर उसने एग्जाम्स देने थे। तो बस इस तरह से है। चले, जजाकल्ला, बहुत बहुत, यानी एक मेरा था कि भाई एक जी ओ जी लेवल जी का जी। आईजीसीएसई का हो, एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी हमारे सामने आ गया कि मैट्रिक में भी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है नहीं अगर कोई आप प्रॉब्लम नहीं। जी जी मैट्रिक करना है। तो जी जी। जजाकल्ला बहुत बहुत लुबना, आपके वक्त का। कोई मसला नहीं, अल्लाह मुझे ताला। तो बल्कि बहुत खुशी हुई है। मैं ये ज्वाइन किया तो मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सबसे
ये मिल के ही भी होम आप लोग स्कूलिंग का एक क्रक्स है कि हम जिस बंदे को नहीं जानते, आज पहली दफा हमने फोन किया जी कि हाँ हम होम स्कूलिंग के बारे में आपसे बात करनी है जी, पता चला आपके बच्चों ने मैट्रिक किया जी हुआ, उन्होंने कहा हाँ जी मैं आ जाऊंगी, तो ये होम स्कूलिंग कम्युनिटी होती है जी कि बिल्कुल वो बस बिल्कुल नजर आ रहा है। ऐसे ही आपने है, भी बल्कि ये एक एंथुजियास एक एक वो जो है ना, एक आता है कि भाई बिल्कुल हेल्प आउट करना चाहिए, आप जिस जिसको भी हेल्प आउट कर सकते हो। आप लोग तो उधर बैठे हैं, आई डोंट नो, क्योंकि मेरे जहन में उधर के हवाले से भी बहुत सवालात आते हैं कि हाँ आप लोग हाँ किस तरह से करवा रहे हैं वहां पर, कतर जैसे, कतर या सऊदी अरेबिया में। क्योंकि सही मेरी अपनी फैमिली बहरीन में रहती है, मैं खुद मेरी नेशनैलिटी भी बहरीनी है, लेकिन मेरी शादी क्योंकि पाकिस्तान में होगी, मैं अकेली वाहिद अपनी फैमिली की मेंबर हूँ जो यहाँ पर हूँ, और मेरे बच्चे यहाँ पर उनकी मतलब ग्रूमिंग हुई और उनको हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ाया। सही। तो बस इस चलें, तरह। इंशाल्लाह आपके साथ भी राब्ता रहेगा और इंशाल्लाह अल्लाह इंशाल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियां करें। इंशाल्लाह। यहाँ जी जो सवालात थे उसको बस हमारे पास आखिरी 5 मिनट रह गए हैं, मैं बस ये देख लूं कि फॉर्मल एनवायरनमेंट में कैसे एडजस्ट करना है। अच्छा, ये मेरा ख्याल है हमारे अगले में आएगा, जो हमारा थर्ड सेशन है इंशाल्लाह, उसमें हमारा ये हम डिस्कस करेंगे कि रोजाना का सेटअप कैसे किया जाए। एक से ज्यादा बच्चे हैं तो उनको किस तरह से उनके शेड्यूल किस तरह बनाया जाए कि हर एज का बच्चे को आप होम स्कूलिंग करवा सकें। हम अगले सेशन में इंशाल्लाह ये भी डिस्कस करेंगे कि तालीमी व तो ये गैर निसाबी सरगर्मियाँ को का तवाजुन कैसे कायम रखा जाए, जिसमें हम ये देखेंगे कि फिर आप फॉर्मल एनवायरनमेंट में एडजस्टमेंट की मिसाल आपको रूजवा बाजी ने भी दी है कि वो स्कूल गया है, बच्चा एडजस्ट हो गया, कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। बच्चे घर में होते हैं, रिश्तेदारों में होते हैं, मिलते जुलते हैं, दिस ऑल इज द फॉर्मल एनवायरनमेंट। कोई स्कूल कुछ ऐसी तोप चीज नहीं है कि जहां जाके आपका बच्चा ऑल फॉल लगेगा। वो अगर एक अपने दो माह दोस्तों से लगते भी हैं, डील कर रहा है ना, मुश्किल तो से वो आप इसका कह लें मतलब है वो एक दो बिल्कुल। महीने लगते हैं, एक दो महीने लगते हैं। और उसके बाद कहाँ बच्चा और कहाँ स्कूल हमें पता ही नहीं। तो इसलिए इस बात पे बिल्कुल परेशान ना हो कि जी हम क्या हो जाएगा, हमारे बच्चे कोई ऐसे होंगे। स्कूल में रहते हुए भी आप एक बात जहन में रखें कि बहुत सारे बच्चे हमारे इर्द गिर्द थे जो नहीं बोलते थे, जो नहीं उस तरह से एडजस्ट कर पाते थे जिस तरह से कुछ बच्चे बहुत ज्यादा आगे एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्टिसिपेट करके कर लेते होते थे। तो इसका मतलब है कि ये हर बच्चे की अपनी इनफरादियत है कि वो इस चीज को लेकर जिंदगी में चलेगा। अल्लाह ताला ने हर एक का मुख्तलिफ मिजाज बनाया है, इसको हमें कबूल करना पड़ेगा और हमें आगे अपने बच्चे की तमाम ये जो हमने डिस्कस किया है कि उसके अंदाज को देखते हुए होम स्कूलिंग को लेकर आगे चलना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले महीने। तो रमज़ान है, देखते हैं कि रमज़ान में मुमकिन हुआ या नहीं, नहीं तो इंशाल्लाह उसके बाद हम थर्ड सेशन रखेंगे। बाकी ये आपको लिंक्स और ये सारा कुछ ग्रुप में भेज दिया जाएगा, ग्रुप ये चैट में दोबारा से लिंक भेज दिया गया है कि आप लोग इसको ज्वाइन कर लें ताकि आपके पास मजीद इंफॉर्मेशन आती रहे इसके मुतालिक। आ, इजाज़त दें, हमारा आज का वक्त ख़त्म हो गया है। उठने की दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाह ताला हमारे इस सफ़र में खैर और बरकत डाल दे कि हम एक दूसरे के लिए मददगार साबित होते रहें। आमीन। जज़ाक खैर। अल्लाह हाफ़िज़।